लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू एयरबस सिमुलेटर। आज हमारे मुख्य कप्तान हैं रविंद्र सहरावत और सह कप्तान हैं डॉक्टर सुरेंद्र वत्स। हम 35,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरेंगे। लगभग 1 घंटे की दूरी है। आप एंजॉय कीजिए, रिलैक्स कीजिए और यात्रा का आनंद लीजिए। हमारे मुख्य कप्तान को मैं आपसे इंट्रोड्यूस करवाऊं। मैं बताना चाहता हूं कि वो मुख्य कप्तान होने के साथ साथ में एक कंपनी चला रहे हैं, एयरक्राफ्ट कंपनी है। वो प्रेसिडेंट हैं चार्ली फॉक्सट्रॉट के और डायरेक्टर हैं इंस्टीट्यूशन फॉर एविएटर्स में। बहुत बहुत स्वागत है रविंद्र सहरावत जी आपका। वेलकम ऑन बोर्ड डॉक्टर सुरेंद्र वत्स। इट्स प्लेजर टू हैव यू ऑन बोर्ड टुडे। मुझे लगता है कि आज की फ्लाइट बहुत ही आनंददायक होने वाली है। आज मेरे साथ इतने यंग एंड डायनामिक सह पायलट साथ में हैं, तो लेट्स स्टार्ट आवर फ्लाइट। बिफोर वी गो फॉर द फ्लाइट, मैं आपको थोड़ा सा कंट्रोल्स के बारे में बताऊंगा। क्या क्या हमारे पास कंट्रोल्स हैं, हम एयरक्राफ्ट को कैसे फ्लाई करते हैं, कैसे आसमान में इसको लेके जाते हैं। प्लीज। और आज ये शुभ काम आपके हाथों से होने वाला है। इस बात में हमें बहुत खुशी है और मुझे लगता है कि सब लोग इसको बहुत एंजॉय करने वाले हैं। रविंद्र जी, मैंने बहुत सारे इंटरव्यू लिए हैं जी, और एक हमने पायलट महीप ढिल्लो का भी इंटरव्यू लिया था जी। व्यूवर्स से भी मैं कहना चाहूँगा कि आप जरूर उसको देखिए। एपिसोड नंबर 41 डिस्क्रिप्शन में भी हम लिंक डालेंगे। तो मेरे बहुत सारे क्वेश्चन और क्वेरी थी और उसके बाद में और बहुत सारी जनरेट हो गई, क्योंकि वो 5 साल पहले हमने शूट किया था। और आज के इंटरव्यू के लिए मैं इतना एक्साइटेड था। जी, मैं आने से पहले सलून गया, बिल्कुल अपना एकदम हेयर वेयर कट करके एकदम बढ़िया सा, मैंने कहा पायलट के साथ में बैठूं, थोड़ा सा You अच्छा are लगे। looking like very young pilot and dynamic pilot. तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ जी, कुछ जानने के लिए। बताइए सर, इसको सबसे पहले हम यहीं से स्टार्ट करते हैं कि रनवे से जब हम इसको टेक ऑफ करते हैं तो क्या प्रोसीजर है और यहाँ पे कौन सी चीज़ हम इस्तेमाल करते हैं। जी, जी। तो इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं, मैं आपको कॉम्प्लीमेंट देना चाहूँगा। ये पायलट यूनिफॉर्म आपके ऊपर बहुत ज़्यादा सूट करती है। आई विश कि आप पायलट भी होते। आपने इतनी सारी चीज़ें की हुई है। सो नाउ इट इज़ स्टिल नॉट लेट। आप अभी भी पायलट बन सकते हो, बिकॉज जो आपकी एनर्जी है आप यूथ को भी मात देते हो। नहीं, सीरियसली मैं ये छोटे मोटे हेलीकॉप्टर उड़ाने की अगर मैं एक टारगेट लूँ, ड्रीम लूँ, तो उड़ा सकता हूँ। बिल्कुल उड़ा सकते हैं आप। 60 साल की उम्र तक आप अपना कोई भी पायलट बनने का ड्रीम पूरा कर सकते हैं। वाह, चलिए एक और नया ड्रीम ले रहा हूँ इसमें। yes, सिमुलेटर में course, बैठ के मैं। of course. यस सर, प्लीज। ऑलराइट, तो थोड़ा बेसिक अपने दर्शकों को हम बताएंगे। यहाँ पे आप खुद हाथ रखिए। यू हैव द फीलिंग ऑफ दिस। ये अपना बेसिकली थ्रस्ट लीवर है। अच्छा, इसको अगर आप देसी आम भाषा में बोलना चाहें तो इसको बोल सकते हैं ये अपने गाड़ी की रेस की तरह काम करता है। अच्छा, ठीक है। अब जैसे अपन टेक ऑफ करेंगे, टेक ऑफ के टाइम पे आप इस थ्रस्ट को एडवांस करेंगे, आप इसको आगे फुल थ्रस्ट पे लेके जाएंगे, बिकॉज टेक ऑफ के टाइम पे अपने को मैक्सिमम थ्रस्ट की जरूरत पड़ती है। राइट। अब जैसे हम आगे लेके गए, आपने सुना होगा कि इंजन की आवाज आने लगी थी। आप खुद एक बार डेमो करके देखो, यू विल फील इंजन साउंड। अपना एयरक्राफ्ट स्टेशनरी रहेगा बिकॉज हमने पार्किंग ब्रेक्स ऑन रखे हुए हैं। अब पीछे खींचो आप। यस, आइडल पे लेके आते हैं इसको। यस, तो आपको लगा होगा किस तरीके से अपने जेट इंजन्स आवाज करने लगे थे। यस, इट्स लाइक आपने गाड़ी की रेस दे दी, एक्सेलरेट कर दिया अपनी कार को। राइट। तो दिस इज द थ्रस्ट लीवर। राइट। और ये इसके साथ में ये जो पीछे जाएंगे तो ये रिवर्स गियर अपने है। एयरक्राफ्ट में, जिस एयरक्राफ्ट को आज आप उड़ाने वाले हो, जी। उस एयरक्राफ्ट में 2 इंजन है। ओके। तो एक इंजन ये है, दूसरा ये है। अपने को पावर दोनों इंजन से चाहिए, तो अपन दोनों को लेके आगे जाएंगे। राइट, राइट। तो इसलिए आपने दोनों को आगे किया था। राइट। ये वाला आपकी राइट वाला इंजन है, ये वाला मेरी तरफ लेफ्ट वाला इंजन है। राइट। उसके बाद आज के दिन हमारे पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है, हमें ज़्यादा कॉकपिट में काम करने का नहीं होता है। जी। पहले क्या होता था, एयरक्राफ्ट को मैनुअली फ्लाई करते थे, सारा चार्ट्स को देख के फ्लाई करना होता था। अभी हमारे पास ये कंप्यूटर आ गया, इसको आप फ्लाइट कंप्यूटर बोल सकते हो। राइट। इस फ्लाइट कंप्यूटर में हम अपनी डेटा एंट्री करेंगे। अपने को दिल्ली से जयपुर जाना है, कितने फ्लाइट लेवल पे जाना है, कितनी उड़ान भरनी है, कौन सी हेडिंग अपने को फ्लाई करनी है, वो सारा हम इस एफएमएस में पूरी
फ्लाइट प्लान की एंट्री कर देंगे। ये हम टेक ऑफ करने से पहले ही कर देते हैं? हाँ, ये प्रिपरेशन हम पूरा, इसको हम कॉकपिट प्रिपरेशन बोलते हैं। राइट। यहाँ पे जितने भी अपने पैसेंजर्स हैं उनके लिए पूरी प्रिपरेशन करनी है, उनके एसी को ऑन करना है, इंजन स्टार्टिंग प्रोसीजर्स फॉलो करने हैं, और जो फ्लाइट प्लान अपने को फ्लाई करना है, जितना मैक्सिमम काम हम ग्राउंड पे कर सकते हैं अपने कॉकपिट को हम रेडी करके रखते हैं। लगभग कितना इसमें टाइम लगता होगा? कॉकपिट प्रिपरेशन आपके एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है। आइडल टाइम इज कंसिडर्ड 5 to 7 मिनट्स। ओके। इतने टाइम में आपको कॉकपिट प्रिपेयर कर लेना चाहिए आइडली। अदरवाइज इनिशियली जब हम नया नया एयरक्राफ्ट उड़ाना सीखते हैं तो हमें 15 मिनट लगती हैं, फिर हम उस टाइम को रिड्यूस करके 10 मिनट तक लेके आते हैं, फिर अल्टीमेटली 5 to 7 मिनट्स आइडल टाइम माना जाता है कि आपने अपने कॉकपिट को फ्लाइंग के लिए रेडी कर दिया। राइट। मेरा क्वेश्चन ये था कि ये जो बैक आने का है, तो ये इसका क्या फंक्शन रहता है? बैक आने का रिवर्स है? हाँ, रिवर्सर। अब क्या होगा, जैसे हम लैंडिंग करेंगे, लैंडिंग के बाद अगर आपने ब्रेक बहुत ज्यादा अप्लाई कर दिए तो उससे ब्रेक हीट अप हो सकते हैं। और हीट अप होने की वजह से उसका जो लिक्विड है, फ्लूइड है, वो लीक कर जाएगा, बेसिकली द हाइड्रोलिक्स। राइट। वो लीक कर गए तो हमारे ब्रेक फेल हो जाएंगे। अब ताकि ब्रेक्स पे इतना जोर ना पड़े, इसलिए हम इस लीवर को ऊपर उठाएंगे और फिर रिवर्सर को ऑन करेंगे। अब अपना इंजन रिवर्सर में चला गया, इंजन उल्टी दिशा में घूमना शुरू कर देगा। ओके 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 ओके। अब आपको आवाज सुनाई दे रही होगी। अब इंजन एयरक्राफ्ट की गति को रोकने की कोशिश करेगा, राइट, ताकि सारा जोर ब्रेक्स पे ही ना आ जाए। राइट। और इसको लॉकिंग पोजीशन पे रखा जाता है ताकि कोई पीछे करे। चलते एयरक्राफ्ट में वैसे तो हमारा लॉकिंग सिस्टम होता है, अगर एयरक्राफ्ट उड़ान भर रहा है तो ये रिवर्सर पोजीशन में नहीं आएगा। हम जब चाहेंगे डेलिबरेटली, जब हमारी इच्छा होगी तभी हम उसको पीछे कर सकते हैं। इसके लिए इसका एक एडवांस फीचर दिया हुआ है कि आप इसको ऊपर करो, रिवर्सर में जाना है, दोनों को ऊपर किया और फिर पीछे लेके आओगे। राइट राइट। अब रिवर्सर ऑन होगा। तो अब हम इसको वापस से आइडल पोजीशन पे लेके आएंगे। आइडल पोजीशन मतलब गाड़ी स्टार्ट है, चल नहीं रही है, न्यूट्रल है। न्यूट्रल है। राइट। अभी टेक ऑफ करते हैं। हाँ जी, प्लीज। तो मैं थोड़ा सा और आपको बता देता हूँ। ये आपकी स्क्रीन के सामने, इसको हम अपनी इलेक्ट्रॉनिक चेकलिस्ट बोलते हैं। दिस वन। राइट। इसका जो टेक्निकल नेम है, एयरबस ने इसका नाम रखा हुआ है ई-कैम, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज द इलेक्ट्रॉनिक कैमरा। राइट। अगर मेरे जहाज में कोई भी प्रॉब्लम हुई, मैंने कोई प्रोसीजर ठीक से फॉलो नहीं किया हुआ, तो यहाँ पे मेरा इंडिकेशन आ जाएगा रेड में, और कई बार वो एम्बर में भी आ जाता है एज इन एडवाइजरी, क्या प्रॉब्लम है और उसके लिए हमें फॉलो क्या करना हुआ है। राइट। लुक एट द टेक्नोलॉजी। आज की टेक्नोलॉजी हमें ये भी बता देगी कि मेरे पूरे जहाज में प्रॉब्लम क्या है और उसका सोल्यूशन क्या है। वाओ। अब मैं क्या करूंगा, जो मेरे को सोल्यूशन की स्टेप्स दिए हुए हैं, आई विल स्टार्ट फॉलोइंग दो स्टेप्स। ओके। वो स्टेप हम फॉलो करेंगे एंड प्रॉब्लम विल बी रेक्टिफाइड। दैट्स ग्रेट। उसके बाद ये अपना मेन कंट्रोल पैनल है, जिसको हम फ्लाइंग में ज्यादा से ज्यादा यूज करेंगे। आज आप ही ये सब करने वाले हैं। इसको हम बोलते हैं फ्लाइट कंट्रोल यूनिट। राइट। यहाँ से आपको कौन सी हेडिंग फ्लाई करनी है, कितने लेवल पे जाना है। हेडिंग मींस? हेडिंग मतलब आपका एयरक्राफ्ट का नोज, अच्छा, ओके, किस दिशा में रहेगा। राइट राइट। उसको हम हेडिंग बोलते हैं। फिर आपकी एसपीडी, ये आपकी एब्रीविएशन है स्पीड की। राइट। यहाँ पे हम स्पीड सेट करेंगे अपनी, कितनी स्पीड पे हम जाना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये ऑल्टीट्यूड है, कितने ऑल्टीट्यूड पे हम फ्लाई करना चाहते हैं। तो हम दर्शकों को बता दें कि आपने बोला कि 35,000 फीट पे जाएंगे। वी विल ट्राई टू क्लाइम टू 35,000 फीट, 35,000 की फीट पे ऊंचाई भरने की कोशिश करेंगे। बट दर्शकों को नीचे का नज़ारा दिखाने के लिए हम थोड़ी देर लो लेवल पे फ्लाई करेंगे, ताकि वो अपने अपने घरों को पहचान पाए, स्पेशली जो दिल्ली के रहने वाले हैं। राइट। एंड देन वी विल ट्राई टू लैंड एट जयपुर, तो जयपुर वाले लोग भी मे बी इसको एंजॉय कर पाए, और बाकी लोगों के लिए भी हैव लॉट ऑफ सेशंस पेंडिंग। दैट्स ग्रेट, सुपर। ऑलराइट, सो उसके बाद आपके राइट साइड में आपके पास एक कंट्रोल पैनल है, कंट्रोल कॉलम उसको हम बोलेंगे, जहाँ पे आपने अभी जॉयस्टिक लिया हुआ है। इसको हम बोलेंगे क्या, स्टीयरिंग बोल सकते हैं देसी भाषा में? देसी भाषा में बिल्कुल आप स्टीयरिंग बोल सकते हैं। तो जब आप फ्लाई करेंगे तो हमें इसी को होल्ड करना होता है, इससे अपन रेस देंगे और इससे अपना स्टीयरिंग वाला काम करवाएंगे हम। तो ये स्टीयरिंग भी साइकिल वाला हुआ? ये ये स्टीयरिंग साइकिल से भी इजी है, क्योंकि इसकी मूवमेंट देखो। अगर आप इसको अपने एयरक्राफ्ट को नीचे करना है, तो फिर आप इसको नीचे की तरफ लेके जाओ। अच्छा, ओके ओके। अगर ऊपर नोज ऊपर करनी है, उड़ाना है, टेक ऑफ करवाना है, तो इसको पीछे की तरफ लेके आओ।
ओहो अच्छा। ये अभी आवाज आई ड्यूअल इनपुट, बिकॉज अभी हमने दोनों ने एक साथ किया, राइट। अपने सिस्टम एयरबस का ये अलाउ नहीं करता कि दोनों पायलट्स एक टाइप के मैन्योवर एक साथ कर रहे हो। ओके ओके। तो हमारे यहाँ पे कंसेप्ट होता है, जब हम कॉकपिट में आते हैं, एक होता है पायलट फ्लाइंग और एक होता है पायलट नॉन फ्लाइंग। ओके। तो जो पायलट फ्लाइंग है वो अपनी कंट्रोल संभालेगा, जो दूसरा पायलट है वो अपनी रीडिंग्स चेक करना है, उसको बैकअप देगा बेसिकली। अच्छा, वो क्योंकि वो फंक्शन नहीं करेगा, कुछ भी फंक्शन एक ही वो पायलट करता है फंक्शन इन द सेंस कि वो बैकअप देता रहेगा आपको कि आपसे कोई चीज मिस तो नहीं हुई है, राइट आप सारे प्रोसीजर ठीक से फॉलो कर रहे हो, उसको हम चेकलिस्ट बोलते हैं। राइट राइट। तो हमारे पास हर स्टेप की एक चेकलिस्ट बनी रहती है, तो उस चेकलिस्ट को वो बोलता रहता है कि चेक करो आपने ये किया कि नहीं किया, ये पूरा हुआ कि नहीं हुआ, ताकि हम कोई भी चीज भूले ना। क्योंकि यहाँ पे तो आपको देख सकते हैं लॉट ऑफ कंट्रोल बटन्स देयर, राइट। आप तो इसमें देयर कैन बी चांसेस कि कोई चीज मिस हो जाए हमसे। तो ये रविंदर जी, ये सारे बटन काम के हैं या कुछ वैसे ही लगा दिए शोकेस के लिए? नो नो नो, इसमें कोई भी फैंसी बटन नहीं है। ये सारे के सारे आपको मालूम है ये कौन सा किस चीज के लिए? एग्जैक्टली एग्जैक्टली, ये सारे बटन हमारे काम के। लेकिन जब हम फ्लाई करना शुरू करेंगे, जब आप जहाज उड़ाएंगे, तो मोस्टली हमारा फ्लाइट कंट्रोल यूनिट यूज होगा। अपनी इस पावर को हम एक प्रॉपर डिटेंट पे लेके जाएंगे, उसके बाद हम इसको ऑटो थ्रस्ट पे डाल देंगे। दैट मीन्स कि अब अपना एयरक्राफ्ट अपनी पावर खुद मेंटेन करेगा, जितनी उसको चाहिए वो लेता रहेगा। कितने बटन होते होंगे इसमें टोटल? बटन की टू बी वेरी फ्रैंक मैंने काउंटिंग तो नहीं की, बट आपको देखने से ही लग रहा होगा देयर hundreds of buttons are there, yeah. और उसके पीछे जो अपना कॉकपिट जहाँ पे खत्म होता है, उधर भी हमारे पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस रहते हैं। ओके ओके ओके, राइट। तो जैसे अपने सर्किट ब्रेकर्स होते हैं, वैसे स्विचेस पूरा पैनल बना होता है पीछे एक तरफ। राइट। उड़ान भरें जी। तो आई एम सुपर एक्साइटेड बिल्कुल। ज्यादातर फ्लाइट्स में डर तो नहीं लगता, लेकिन थोड़ा सा एक एक्साइटमेंट रहता है, लेकिन आज बिल्कुल एकदम एक अलग तरह की उमंग है। जी जी बिल्कुल। तो हम तैयार हैं। ये मास्टर क्या है? मास्टर, ये दिस इज मास्टर क्वेश्चन। अब अपना देखो यहाँ पे कुछ रेड पे आएगा, हाँ। तो कुछ अपना कॉन्फिग पिच में ट्रिमिंग की जरूरत है, जो हम अभी नहीं कर रहे हैं बिकॉज ये सिमुलेटर है, इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। तो लेट्स फ्लाई द एयरक्राफ्ट। राइट। अब आप देखो, अभी अपना इंजन स्टार्ट है, ये पार्किंग ब्रेक है ऑन पोजीशन पे, राइट। तो अब आप खुद अपने हाथ से इन पार्किंग ब्रेक्स को ऑफ करोगे, और फिर थ्रस्ट को एडवांस करेंगे, एंड देन लेट्स ट्राई टू टेक ऑफ। तो हम टेक ऑफ के लिए तैयार हैं। यस। आप अपना हाथ यहाँ पे लेके आइए। अभी हम पावर देंगे। पावर ऑफ टेक ऑफ में हम फुल पावर का ही इस्तेमाल करेंगे, और यहाँ पे ही कंट्रोल है। आप पावर देंगे, मैं जहाज को कंट्रोल करूंगा। राइट। तो पावर देते, पार्किंग ब्रेक हटाते हैं, आप खुद हटाओ पार्किंग ब्रेक्स। तो पायलट कुछ बोलते हैं स्टार्टिंग में कुछ ऐसा जब पार्किंग ब्रेक्स ऑफ, इट्स लाइक लाइट कैमरा एक्शन। अच्छा ओके, राइट। सो एडवांस द थ्रस्ट, बढ़ाओ पावर। अभी हमने अपना टेक ऑफ रोल स्टार्ट किया है, डॉक्टर साहब ने फुल पावर दिया है। जहाज अभी थोड़ा सा राइट में जा रहा है। हम जितना जल्दी हो सकता है जहाज को लिफ्ट ऑफ करने की कोशिश करेंगे, और ये हम हवा में आ चुके हैं। जहाज हमारा इन एयर आ चुका है। गियर अप करो, गियर अप। और ये हमारे गियर अप हो चुके हैं। इसको मैं थोड़ा पीछे करूं? अब थोड़ा सा पीछे ले आएंगे इसको। और सो अभी हम आसमान में आ चुके हैं, और आप देख सकते हो, मैं थोड़ा सा नीचे करके आपको दिखाऊंगा कितना ब्यूटीफुल आपको सब चीजें दिखाई दे रही है। और अब वत्स जी थोड़ा एयरक्राफ्ट को टर्न करेंगे। आज हम दिखाते हैं ऑटो पायलट कैसे मैजिकली काम करता है। तो सर यहाँ पे आपको ऑटो पायलट दिखाई दे रहा है, AP1। हाँ। तो ये 1 मेरा है, AP2 आपका होगा, ये वाला। ओके। तो अब आपको अगर एयरक्राफ्ट को टर्न करना है, आपको उस कंट्रोल कॉलम की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इसी को रोटेट करो, आपकी तरफ घुमाओगे तो हेडिंग बढ़ती जाएगी, आपकी तरफ टर्न होगा, और लेफ्ट में घुमाओगे तो मेरी तरफ टर्न होगा। आपको ट्राई दिस वन हेडिंग वाला। हेडिंग एक ही रहता है दोनों के लिए? हाँ जी जी जी। इसको मैं भी घुमा सकता हूँ, आप भी घुमा सकते हो। आप घुमाओ आराम से, टर्न करो। देखो अब हमने कुछ भी नहीं टच किया, और एयरक्राफ्ट अपने आप रोटेट करना शुरू, रोल करना शुरू हो गया। और घुमाओ हेडिंग को, आप 200 पे लेके जाओ, राइट साइड में घुमाओ। राइट साइड में देखो 194 आया, 195, 196, 200 पे लेके जाओ,
197, 198 और अब आप छोड़ देंगे, अपने आप आपकी हेडिंग 200 आके सेट हो जाएगी। ओके, दैट्स ग्रेट। सो हाउ इजी टू फ्लाई, तभी मैं कह रहा हूँ आपका ड्रीम है, आप जल्दी से जल्दी इसको पूरा Wow. करो। कोई ये डर नहीं कि साइड में से कोई साइड मार जाएगा, कोई ओवरटेक कर उसके जाएगा। लिए हमारे पास एयर ट्रैफिक कंट्रोलर है। अच्छा, ठीक है। साइड मारने को रोकने के लिए वो हमें कंट्रोल करके रखता है कि आपको किस हेडिंग पे फ्लाई करना है। ये अपने को हेडिंग एटीसी ने बताया राइट कि आपको इस हेडिंग पे चलना है ताकि हम अपने जयपुर डेस्टिनेशन पे पहुंच पाए। अभी हम 200 की स्पीड से जा रहे हैं। हाँ जी, अब हम अपनी स्पीड मेंटेन कर रहे हैं 180। 180। वो आपको यहाँ पे दिखाई देगी। हाँ, दिस इज स्पीड मीटर। यस, जो एस आपको दिखाई दे रहा है दैट्स द स्पीड 180। Right, यस यस राइट। और जो आपको ऑल्टीट्यूड दिखाई दे रहा है, अभी हम ऑटो पायलट पे फ्लाई कर रहे हैं। दिस एपी इज ऑटो पायलट। आप वाला ऑटो पायलट होना है जो हमें 3500 फीट पे उड़ा रहा है। हम अपनी इतनी कम ऊंचाई पे इसलिए उड़ान भरी हमने अभी स्टार्टिंग में, ताकि हम अपने नीचे का व्यू देख पाए। तो जैसे अगर आपको थोड़ा सा व्यू देखना है तो मैं एयरक्राफ्ट की नोज डाउन करूंगा और आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल व्यू है। ये एक्चुअल व्यू आपको कॉकपिट से भी ऑलमोस्ट ऐसा ही दिखाई देता है। जैसे थोड़ा ऊपर आते हैं तो ये चीजें हमें थोड़ी सी फेंटेड नजर आती हैं। राइट, थोड़ा सा हमें ऊपर करना पड़ेगा बिकॉज हमने नोज डाउन कर दिया। तो वार्निंग आनी शुरू हो जाती है क्योंकि हमने ऑटो पायलट को बोला हुआ था कि 3500 फीट मेंटेन करना है। Right. अब मैं आपको दिखाने के लिए अगर नीचे लेके जाऊंगा तो ये मेरे को अलर्ट करता है कि भाई नीचे गलत जा रहा है, ऊपर आ जा, कुछ गलत हो रहा है। तो जो वार्निंग आई थी वो उसके लिए आई थी। अब आप देखो वापस से अपने आप को 3400 के आसपास ले आया और ये 3500 पे आके अपने आप सेट हो जाएगा। राइट। अब जैसे हम टेक ऑफ कर लेते हैं, आपने देखा होगा कि पीछे से अनाउंसमेंट होती है कि नाउ सीट बेल्ट साइन इज ऑफ, नाउ यू कैन यूज टॉयलेट्स एंड व्हाटएवर यू वांट टू डू। तो बेसिकली जो आपका सीट बेल्ट साइन ऑफ होता है वो 10,000 फीट पे होता है। अच्छा। और 10,000 फीट तक अपना एक क्रिटिकल फेज चलता रहता है अपनी फ्लाइट का। उस फेज में हम अदर देन अपनी जो काम की कन्वर्सेशन है उसके अलावा और कुछ कन्वर्सेशन करने की हमें इजाजत नहीं होती है। 10,000 फीट के बाद अब अपना कॉकपिट अपने घर जैसा है। अब हम खाना खाएंगे, खूब बातें करेंगे, विल एंजॉय द फ्लाइट। मतलब ऊंचाई पे जाने के बाद यू आर सेफ। वी आर सेफ नाउ, क्योंकि जब हमने टेक ऑफ किया था, जब आप टेक ऑफ कर रहे थे, आप अपने इंजन को फुल पावर पे लेके गए थे। जब इंजन फुल पावर पे चला गया तो उसका मतलब हम मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ द इंजन यूज कर रहे हैं। तो वो वैसा टाइम है जहां पे इंजन को अपनी मैक्सिमम पावर यूज करनी होती है। तो अपने को ये इंजन के सारे पैरामीटर्स यहाँ पे देखने होते हैं। राइट। अभी इंजन मैक्सिमम 10,000 की फीट के बाद में कम आ जाती है, उसकी पावर कम यूज होती है। यस। जितना हम ऊपर जाते जाएंगे हमें कम पावर की यूज जरूरत पड़ेगी। और उसके लिए हमने क्या किया, अभी देखो ये एयरबस की फैसिलिटी है। हम अपने पावर सेटिंग को, जो अपना एक्सेलरेशन था या रेस थी, जो जहाज की, जो गाड़ी की रेस की हम बात कर रहे थे, उसको हमने यहाँ पे सेट कर दिया। राइट। और यहाँ पे ये देखो O/THR लिखा हुआ है। इसका मतलब ऑटो थ्रस्ट। राइट। मतलब अब मेरे जहाज को जितनी भी पावर की जरूरत है वो अपने आप लेता रहेगा ऑटोमेटिकली। राइट। हाउ इजी। अब मुझे कुछ भी नहीं करना। आप बोलो कि मुझे आपके घर की तरफ टर्न करना है, मैं यहाँ से हेडिंग घुमाऊंगा और जहाज अपने आप आपके घर की तरफ टर्न करना शुरू कर देगा। एंड दैट्स हाउ वी रीच टू एनी डिजायर्ड प्लेस। मैं अपने घर की तरफ करना चाहूँ वहां पे कर सकता हूँ, लेकिन हम अपनी इच्छा से नहीं कर पाएंगे क्योंकि एटीसी इज देयर। यस। ये तो आपके साथ फ्लाइट है तो हमें पूरी फ्रीडम है, आज हम कुछ भी करेंगे फ्लाइट में। रविंदर जी, एक ही चैलेंज आता है मुझे। एक फ्लाइट अच्छे से याद है, मैं दिल्ली से अमृतसर के लिए मैंने टेक ऑफ किया। जी। थोड़ा रेनिंग सीजन था। जी। और मतलब टेक ऑफ होने के बाद में आई थिंक हार्डली 10 मिनट्स हुए होंगे जी, वो इतना ऊपर नीचे होने लग गया। मैंने अपनी लाइफ में आज तक वैसी फ्लाइट नहीं देखी थी। और वो लगभग कितना हुआ होगा, 15-20 मिनट तक ऊपर नीचे। मैं हमेशा विंडो सीट लेता हूँ, बाहर देखना मतलब मुझे इतना अच्छा लगता है आज भी। तो मैं बाहर देख रहा हूँ तो बादल ही बादल दिख रहे हैं, कहीं कुछ नहीं दिख रहा है। और थोड़ी देर में आवाज़ें आने लगी पैसेंजर्स की। तो वो बिल्कुल टफस्ट था मेरा। जी। और उसके बाद में जब हमने लैंड किया वहाँ पे अमृतसर,
तो जो कैबिन क्रू थे उनसे मैंने पूछा कि ये ऐसा होता रहता है कि आज ही हुआ है? जी जी जी। तो वो लड़कियां थी, उन्होंने बोला कि नहीं, मेरी लाइफ में भी पहली बार हुआ है ये सब। ओह तो वो क्यों होता है, क्या वजह रहती है उसकी? जी जी। तो सबसे पहले तो आई थिंक मैं बहुत लकी हूँ कि आपको ये नज़ारा मैं यहाँ से दिखा पा रहा हूँ। जैसा आपने बताया कि आप विंडो सीट लेते हैं और आपको बाहर देखना बहुत पसंद है, ऑलमोस्ट वैसा सा ही आपको नजर आता ये होगा। तो अल्टीमेट है, ये तो लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। जी। तो जो आप बात कर रहे हैं वो मॉनसून टाइम की बात है। मॉनसून में क्या होता है कि जो हमारा वातावरण है इसमें कुछ जगह गर्म हवाएं होती हैं, कुछ जगह ठंडी हवाएं होती हैं, और कई बार थोड़ा सा जो वायु दाब है जिसको हम प्रेशर बोलते हैं वो कम हो जाता है। ओके। और जब जो हमारे ये गैस के बलून्स टाइप बनते हैं इन एयर, इनविजिबल, जो हमें दिखाई नहीं देते हैं, राइट। तो वो कई बार अपने जहाज को नीचे की तरफ धकेलते हैं, कई बार ऊपर की तरफ धकेलते हैं। ओके। तो जो ये कभी ऊपर से दबाव पड़ रहा है, कभी जहाज पे नीचे से दबाव पड़ रहा है, तो उसकी वजह से अपने जहाज में टर्बुलेंस फील होती है जिसमें एयरक्राफ्ट बहुत ज्यादा हिलने लग जाता है। लेकिन उसमें घबराने की बिल्कुल बात नहीं होती। ऐसी सिचुएशन में हम पायलट्स क्या करते हैं, इस ऑटो पायलट को डिसंगेज करेंगे। अब जैसे मैं ऑटो पायलट को डिसंगेज करूंगा, एक वार्निंग आएगी, देखो उसको फील करते हैं, इसका मतलब मेरा ऑटो पायलट डिसंगेज हो गया। राइट। अब मेरे को वापस से एंगेज करना है, मैंने दोबारा से इसको प्रेस कर दिया। राइट। तो ऑटो पायलट को डिसंगेज करते हैं और हम मैनुअली कंट्रोल करते हैं जहाज को। अच्छा। बिकॉज ऑटो पायलट हमेशा एक अनएक्सपीरियंस पायलट माना जाता है। ऑटो पायलट कैसे, जैसे आप गाड़ी चलाना सीखते हो, शुरू में आप जब गाड़ी चलाना सीखते हो तो आपने देखा होगा कि भाई ठीक है, मेरे को सीधी रोड पे लाके दे देना, फिर मैं संभाल लूंगा। और जैसे चारों तरफ से व्हीकल्स आए, ट्रैफिक आए, आप घबरा के छोड़ देते हो। ऐसे ही अब अगर मैं अपने कंट्रोल कॉलम को आड़ा टेढ़ा कर देता हूँ, भी तिरछा कर देता हूँ, तो ऑटो पायलट की ऐसी वार्निंग आएगी और बोल देगा मेरे बस की नहीं है, मैं छोड़ रहा हूँ। तो ऑटो पायलट इज ऑलवेज अनएक्सपीरियंस पायलट। तो हमें ये पता है कि टर्बुलेंस की सिचुएशन में हमारा ऑटो पायलट इस जहाज को हैंडल नहीं कर सकता, क्योंकि ये तो बेचारा एक अनएक्सपीरियंस पायलट है। ये हमारी हेल्प करता है। जैसे अभी आप खाना लेके आए हो, अब दिखाएंगे डॉक्टर वत्स अपना खाना लेके आए हैं। जी। मैं अपना खाना लेके आया हूँ, हम दोनों अलग अलग खाना लेके आए हैं, और ये हमारी फ्लाइट का भी प्रोटोकॉल होता है, हम दोनों सेम खाना नहीं खा सकते, ताकि अगर मेरे खाने में कुछ कंटामिनेशन है या फिर ये सैंडविच खराब है, अगर हमने दोनों ने ही खाया है, दोनों का पेट खराब हो जाएगा, फिर जहाज कौन उड़ाएगा। तो इसलिए हमें पायलट और को पायलट को अपना खाना भी अलग अलग तरीके का लेके जाना होता है। मैं तो फ्रूटी खाता हूँ सर, घर में रह बाहर रहा हूँ। वो आपको देख के लग रहा है तो कितना शाइनिंग हो आप। जब हम टर्बुलेंस में जाते हैं जी, तो एक टाइम में कितना पायलट ऊपर लेके जाता है और कितना नीचे लेके आ सकता है, अगर उसको फिट में अगर हम लोग देखें तो? वो डिपेंड करता है कि जो अपना एयर मास आया है वो कितना बड़ा आया है। अच्छा। वो आपको 1000 से 2000 फीट की ऊंचाई तक लेके जा सकता है, जिसको हम सीवियर टर्बुलेंस बोलते हैं। अच्छा। और जब ऐसा टर्बुलेंस होता है तो उसमें इंजरी के चांसेस हो जाते हैं, बिकॉज सीट बेल्ट लगाने के बाद भी आप एक जगह आपका फिक्स रहना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बिकॉज सीट बेल्ट तो आपकी सिर्फ कमर पे बंधी हुई है, फिर भी इंजरीज ऊपर नीचे होने की वजह से होने के चांसेस रहते हैं। तो वो एकदम फाल होता है नीचे, एकदम अप जाता है? यस। ओके। तो उसमें जैसे हमने 1000 किया, कमांड दिया, 1000 ही जाएगा, वहां पे रुक जाएगा जाके? नहीं, मैंने आपको बताया कि जैसे टर्बुलेंस होगा हम अपना ऑटो पायलट तो डिसंगेज कर देंगे। राइट। जैसे मैंने ऑटो पायलट डिसंगेज किया, अब तो मेरे हाथ में कमांड है, मैं कंट्रोल करूंगा जहाज को। जैसे वो ऊपर जाने लगता है मैं उसको नीचे लेके आऊंगा। तो बेसिकली तब हमें हमारी नेचर और एयरक्राफ्ट के बीच में फाइट होने लगती है। उस फाइट को हमें कंट्रोल करना है, और वही पायलट का एक्सपीरियंस होता है। उसमें एक पायलट ऑपरेट करता है या दोनों ऑपरेट करते हैं? एट ए टाइम कंट्रोल कॉलम एक ही पायलट के हाथ में हम देते हैं। राइट। अब जैसे हम जब टेस्ट कर रहे थे, अगर आप भी छेड़ोगे कंट्रोल कॉलम, मैं भी छेड़ूंगा, तो इसमें एक वार्निंग आएगी डुअल इनपुट, मतलब दोनों जने कर रहे हैं। बिकॉज एक ही काम को दोनों लोग करेंगे तो दैट मीन्स की कंफ्यूज, अपना ये कंप्यूटर है पूरा। राइट। इसमें हमारे 180 के आसपास कंप्यूटर लगे हुए हैं इस पूरे सिस्टम को संभालने के लिए, 180 कंप्यूटर लगे हुए हैं। तो कंप्यूटर को डुअल कमांड जाएगी, वो कंफ्यूज हो जाएगा, उसको समझ में नहीं आएगा मुझे लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, कितना जाना है। तो इसलिए इस कंट्रोल कॉलम को दोनों में से एक ही पायलट हैंडल करेगा।
तो जब ये झटके लगते हैं तो जी। घबराने की आवश्यकता तो नहीं है? बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। पायलट्स के लिए बहुत ही इजी टू हैंडल सिचुएशन होती है। ऐसे में पैसेंजर्स को एकदम काम रहना चाहिए। सीट बेल्ट जितना अच्छी पोजीशन में, टाइट पोजीशन में रख सकते हैं वो रखनी चाहिए। अगर कोई लेबोरेटरी में स्टक हो गया है तो कई एयरक्राफ्ट में वहां भी सीट बेल्ट आपको दिया जाता है, वहां भी आप अपने आप को सिक्योर कर सकते हैं अगर सीवियर होता है तो। अदरवाइज अपनी सीट पे जितना जल्दी हो सकता है आप आए और वहीं पे अपने आप को सिक्योर करें। अगर फ्लाइट में कोई इमरजेंसी हो गया, किसी को मेडिकल रिक्वायरमेंट पड़ गई, जी, तो उसके लिए क्या इंस्ट्रक्शंस रहती हैं, क्या नॉर्म्स हैं? ऑलराइट। सो ऐसे केसेस में जो हमारी केबिन क्रू हैं उनकी ट्रेनिंग का ये पार्ट होता है कि उनको अगर किसी पैसेंजर को इमरजेंसी कुछ प्रॉब्लम हुआ, हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हुआ, तो वो उनको प्रिलिमिनरी तौर पे क्योर कर पाए। ओके। राइट। और उसके बाद हमारे पास फर्स्ट एड एक ट्रेनिंग होती है जो हम सब क्रू को करनी होती है। फर्स्ट एड ट्रेनिंग में भी ये सारी चीजें उनको समझाई जाती हैं कि ऑन बिहाफ ऑफ सिम्टम्स उनको क्या सिम्टम्स आ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग अगर उसको थोड़ा क्योर कर पाए तो। उसके बाद केबिन क्रू आएगी, हमें रिपोर्ट करेगी कि कोई पैसेंजर है जिसको अनईजी फील हो रहा है। उनके ट्रीटमेंट देने के बाद भी अगर उनको अनईजी फील हो रहा है, फिर हम एयर ट्रैफिक कंट्रोल से रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे पास एक पैसेंजर है जिसको प्रॉब्लम है। अब एयर ट्रैफिक कंट्रोलर हमें ये इंस्ट्रक्शन देगा कि आपके नियरेस्ट ये वाला एयरपोर्ट है, आप वहां जाके अपने एयरक्राफ्ट को लैंड करो। हम मीनवाइल अपनी एयरक्राफ्ट ऑपरेटिंग टीम को ये बोलेंगे कि भाई हम यहाँ पे लैंड कर रहे हैं, मेडिकल सर्विसेज रेडी रखना। राइट। आईएफए के बारे में थोड़ा बात करते हैं। जी, आईएफए में क्या करते हैं आप लोग? आईएफए इट इज बेसिकली पायलट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। यहाँ पे जिन लोगों को पायलट बनना होता है उसमें बहुत सारी पढ़ाई की भी जरूरत पड़ती है, कुछ एग्जाम्स क्लियर करने होते हैं। ये एग्जाम यूपीएससी के अंडर आते हैं बेसिकली। अच्छा, okay. अपने सेंट्रल इंडिया के अंडर एग्जामिनेशन के अंडर आते हैं। तो वो एग्जाम मैंडेटरी हैं, जरूरी हैं किसी को भी पायलट बनने के लिए। तो उन एग्जाम की प्रिपरेशन हम करवाते हैं ताकि बच्चे उन एग्जाम्स को क्लियर कर पाए और फिर वो अपनी फ्लाइट ट्रेनिंग के लिए जा पाए। अच्छा, पहले रिटन एग्जाम जरूरी होगा, पहले थ्योरी जरूरी है, फिर प्रैक्टिकल अब इसमें दो तरीके की एंट्री होती है अगर किसी को भी पायलट बनना है तो। एक होता है अपना कन्वेंशनल प्रोग्राम जिसमें आप खुद अपने ऊपर सारा खर्चा करते हो, खुद डिसाइड करते हो कहाँ से मुझे ट्रेनिंग करनी है, कहाँ से फ्लाइंग करनी है। दूसरा प्रोग्राम है जिसको हम बोलते हैं कैडेट प्रोग्राम। राइट। कैडेट प्रोग्राम आज के दिन एयर इंडिया और इंडिगो दोनों जो लीडिंग एयरलाइंस हैं दोनों ने ही रखे हुए हैं। तो कैडेट प्रोग्राम में बेसिकली आपका जो सिलेक्शन है वो स्टार्टिंग में ही एयरलाइन कर लेती है। अच्छा, ओके। उसकी भी हम प्रिपरेशन करवाते हैं। तो जैसे ही आपका सिलेक्शन हुआ एज इन कैडेट प्रोग्राम, तो फिर आपकी गारंटी बन गई कि आप ऑलमोस्ट पायलट बन चुके हो। अब आपकी सारी ट्रेनिंग एयर इंडिया, अगर एयर इंडिया का ज्वाइन किया तो एयर इंडिया करवाएगी, इंडिगो का ज्वाइन करवाया तो इंडिगो करवाएगी। उसकी लेकिन फीस ज्यादा रहती होगी? उसकी फीस यस इट इज क्लोज टू 1 करोड़, 1 करोड़ के आसपास है। लेकिन मैं आपको कोरिलेट करता हूँ, आपने देखा होगा कि हमारे देश में फाइटर पायलट होते हैं जी, वो एनडीए ज्वाइन करते हैं। एनडीए की एंट्री भी सेम एज द कैडेट प्रोग्राम ही है। अच्छा। दोनों में डिफरेंस ये है, जब आप एनडीए में जाते हो तो आप फाइटर पायलट बनते हो, आपके ऊपर जितना भी खर्चा है वो गवर्नमेंट करती है। कैडेट में जाते हो आप कमर्शियल पायलट बनते हो और सारा खर्चा आपको अपनी पॉकेट से करना है, मतलब उनके पेरेंट्स या जो भी स्पॉन्सर कर रहे हैं वो लोग करेंगे। दैट्स ग्रेट। इंस्टीट्यूट में आपका क्या सब्जेक्ट रहता है? आपने एज ए पायलट स्टार्ट किया था करियर? जी डॉक्टर साहब, मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था 2008 में। मैं आपकी तरह आई एम ऑल्सो वेरी रूटेड, मैं एक फार्मर फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मैंने अपनी एविएशन जर्नी 2008 में शुरू की थी। 2008 में मैंने सोचा कि अब पायलट बनना है। एक दिन हम लावणी कर रहे थे, आप समझते होंगे लावणी करते गेहूं काट रहे थे। तो जैसे मैंने आसमान में देखा एक जहाज बहुत कम ऊंचाई पे उड़ान भर रहा था। अच्छा, क्या एज और कौन सी क्लास में पढ़ते थे उस टाइम? उस टाइम मैंने 12th के एग्जाम ही दिए थे। अच्छा, ठीक है। जी, नारनौल से यहाँ हरियाणा से? मैं नारनौल हरियाणा मेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट से हूँ जी। तो एक जहाज बहुत कम ऊंचाई पे उड़ रहा था और मे भी कुछ सर्वे फ्लाइट होगी। तो वो पहला दिन था जब मैंने एयरक्राफ्ट को इतना पास से देखा और मैं उसको देख के इतना एक्साइटेड हो गया कि मैं आई कुड नॉट कंट्रोल माई सेल्फ।
कि तभी मैंने सोच लिया कि नहीं, मुझे जहाज में बैठना नहीं है, मुझे इसे फ्लाई करना है। वाह। तो फिर मैं थोड़ा सा स्टडी किया। उस टाइम गूगल इंफॉर्मेशन इतनी नहीं थी। मेरे बड़े भाई साहब वो इंडियन एयरफोर्स में थे, अब तो रिटायर हो गए वो। तो थोड़ा गाइडेंस उनसे लिया, उन्होंने बताया कि इस तरीके से हम पायलट बन सकते हैं। तो पहला स्टेप था कि हमें यूएस जाना था, अमेरिका। नाम सुनते ही वैसे ही वो छुट गया, अमेरिका जाना ट्रेनिंग के लिए। ट्रेनिंग के लिए। इंडिया में तब ज्यादा नहीं था? नहीं, इतना नहीं था उस टाइम पे, बहुत ही कम था। तो अमेरिका के नाम पे सबसे पहले तो गांव में पढ़े हुए, इंग्लिश के नाम पे ऐसा लगा कि अंग्रेजों से कैसे बात करेंगे, कैसे वहां पे ट्रेनिंग सीखेंगे। तो एक छोटा सा किस्सा बताता हूँ जी। मैं सबसे पहले इंटरव्यू के लिए गया, यूएस वीजा इंटरव्यू, जो कि वन ऑफ द टफेस्ट वीजा इंटरव्यू माना जाता है। यस यस। जब मैं इंटरव्यू के लिए पहुंचा तो जो इंटरव्यूअर थे उन्होंने कुछ क्वेश्चंस पूछे। अब जो वो बोल रहे थे वो बोली मुझे समझ में नहीं आई कि वो क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं। मैं अपना जैसा अपना कन्वेंशनल पढ़ाई का तरीका था वैसे ही एक ऐसे की तरह मैंने कुछ क्वेश्चंस याद किए थे। जो क्वेश्चन याद आए मैं उनके आंसर ऐसे ही बोलता गया, मुझे नहीं पता क्वेश्चन क्या पूछा है। फिर उसने दूसरा क्वेश्चन पूछा, अब मैंने उसी में कांट छाट करके कुछ और बोल दिया इंग्लिश में, मुझे नहीं पता उसने पूछा क्या। अल्टीमेटली मेरा वीजा लग गया। अच्छा। मुझे आज तक नहीं पता मेरे से वीजा में क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। मैं तो जैसे हमने द काउ का प्रस्ताव जैसे याद करते हैं वैसे इंग्लिश में रट के गया था और अपने सारे कंटेंट बोल दिए। मैं यहाँ रहूंगा, यहाँ पे फ्लाई करूंगा, ये लोग मुझे स्पॉन्सर करेंगे, बस। एक बड़ा अच्छा जोक याद आ रहा है, कन्वर्सेशन को हम आगे बढ़ाएंगे। तो हरियाणा में ऐसी गांव में ना एक अंग्रेज चला गया एक बार जी। तो गांव वालों ने देखा कि भाई अंग्रेज है गोरा चिट्टा जी। तो गांव में कोई अंग्रेजी जानता नहीं था। तो एक बंदा था जी जो कभी कॉलेज पढ़ के आया था, तो वो गांव वालों के सामने अंग्रेजी बोलता था जी जी जी। तो उसका नाम लखपत था। बोले लखपत को बुलाओ, वो ही जानता गांव में अंग्रेजी। तो लखपत ने तो अंग्रेजी तो बहुत ज्यादा आती नहीं थी जी जी जी। तो उसको जो थ्रस्टी क्रो की कहानी थी ना वो याद थी। तो अंग्रेज आया तो अंग्रेज ने उससे पूछा होगा टेल अबाउट योर विलेज और समथिंग, कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे जी जी। तो लखपत को और कुछ तो आता नहीं था, उसने शुरू कर दिया वंस देयर वाज ए क्रो ही वाज वेरी थ्रस्टी ही वेंट हियर एंड देयर रिसर्च ऑफ वाटर। फुल फ्लो में उसने सुना दी जी जी जी। तो अंग्रेज को गुस्सा आया कि यार मैं क्या पूछ रहा हूँ, ये क्या बता रहा है जी। और उसने जोर से थप्पड़ मारा उसको कि इडियट व्हाट आई एम आस्किंग एंड व्हाट यू आर टेलिंग। तो ऐसा कुछ बोल के तो अब उसको थप्पड़ तो लग गया जी। अब गांव वालों ने पूछा कि थप्पड़ क्यों मार रहा है, पकड़ा इसने? बोले नहीं पकड़ो नहीं, ये कह रहा है कि जब तेरे को इतनी अच्छी अंग्रेजी आती है तो इन मूर्खों के बीच में क्यों रह रहा है? तो कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आई थिंक उसी ने काम किया मेरे केस में भी। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं जी जी। तो उसके बाद मैं पहुंचा यूएस जी। वहां भी एक छोटा सा किस्सा मैं बताऊंगा आपको। गांव की स्कूल में पढ़े थे, लड़के लड़कियों के सेक्शन अलग होते थे, प्राचीन परंपरा गाँव की जी जी। मिनिमम इंटरेक्शन विद गर्ल्स। तो मैं रास्ते में यही सोचता हुआ जा रहा था जब मैं फ्लाइट में बैठा कि गलती से कोई गोरी इंस्ट्रक्टर ना मिल जाए, लड़की इंस्ट्रक्टर ना मिल जाए, क्योंकि बहुत शर्म आती थी, हमारी शर्म कभी खुली नहीं थी। तो हम 8 लोग गए थे बैच में, उन 8 में से अकेला मैं ही था जिसे गोरी इंस्ट्रक्टर मिली। अच्छा। और वो मेरे लिए इतनी शर्म आ रही थी कि मैं इसके साथ कैसे फ्लाई करूंगा। बट समहाउ मैंने फ्लाइट ट्रेनिंग पूरी हुई सक्सेसफुली। 1 साल में मैं वापस 2009 में इंडिया आया। तो आपने पहले ट्रेनिंग लिया फिर थ्योरिकल पढ़ाई की ऐसा, या वहीं पे रहा? वहां पे देखो मेरे पास इतना गाइडेंस नहीं था। आजकल हम बच्चों को क्या करते हैं, पहले हम उनको थ्योरी के लिए रेडी करते हैं ताकि वो अपनी फ्लाइंग भी एंजॉय कर पाए राइट, और फिर अपनी फ्लाइंग पे पूरा फोकस भी कर पाए। मेरे पास इतना गाइडेंस नहीं था, मैंने उल्टा किया। मैं पहले ट्रेनिंग करके आया, फिर यहाँ पे आके मैंने थ्योरी पढ़ी राइट। तो फिर वो कंप्लीट होने के बाद में आसानी से जॉब मिल गई पायलट की? नहीं, बहुत सारा स्ट्रगल था। मैं 2009 में वापस आया। 2009 में एविएशन में बहुत डाउनफॉल चल रहा था। जॉब तो बहुत दूर की बात थी क्योंकि उस टाइम किंगफिशर बंद हुई थी और बहुत सारे पायलट्स थे, तो फ्रेशर्स के लिए एंट्री बहुत मुश्किल थी राइट। उसके बाद आपको पता है इतना ट्रेनिंग में पैसा लगता है, घर वालों ने रिश्तेदारों ने सारा पैसा कहीं से जोड़ वोड़ के दिया था। तो मुझे लगा कि अब गाँव जाना तो ठीक नहीं है। यहीं पे मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ किया जाए। अब करें क्या,
है हमारे पास कमर्शियल पायलट लाइसेंस। तो मैंने पढ़ाई की, पहले अपने एग्जाम क्लियर किए, उसके बाद जो मैंने सीखा था पढ़ाई करके, मैंने सोचा कि अब मैं पायलट्स को वो ही सिखाऊंगा। अच्छा। तो आई वाज द फर्स्ट वन टू स्टार्ट होम ट्यूशन फॉर द एस्पायरिंग पायलट्स। वाओ, क्या बात है। तो मैंने घर घर जाके जिनको पायलट बनना था होम ट्यूटर। जी जी जी, क्या बात है। तो बिकॉज मेरे ये दिमाग में आया और दैट केम आउट वेरी गुड आइडिया आल्सो। तो मैंने होम ट्यूशन से स्टार्ट किया और 2015 में हमने अपना ये IFA इंस्टीट्यूट खोला और अब तक हम लगभग 10,000 पायलट्स को ट्रेनिंग करवा चुके हैं। और आप जान के हैरान हो जाओगे, 10,000 पायलट्स को? जी। और आप जान के हैरान हो जाओगे कि आज तक इंडिया में आफ्टर फ्रीडम, आफ्टर 1947 कितने पायलट्स बने। एक रफ आइडिया, रैंडम गेस। मुझे तो ऐसा लगता है कि कार तो बहुत चला लेते हैं, जहाज है ही कम, तो पायलट भी कम ही होंगे। एग्जैक्टली। तो पायलट्स अब तक जितने बने हैं उनकी संख्या है 23,000, 23,000। अच्छा। जी जी जी। 23 में से 10,000 आपके यहाँ से पढ़ के गए? जी जी, उनको कोई ना कोई ट्रेनिंग हमने करवाई है, बिकॉज इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं, तो कोई ना कोई ट्रेनिंग, कोई ना कोई मॉड्यूल यहाँ से करके गए होंगे। दैट्स ग्रेट जी। सो एक आपका और वेंचर है? जी जी, वो दैट इज आवर चार्टर एयरलाइन। हाँ, हमारी एक अपनी चार्टर एयरलाइन है। मैं थोड़ा सा और बताना चाहूंगा। please. उसके बाद 2015 में जब हमने इंस्टीट्यूट खोल लिया, हाँ, लेकिन अपना ड्रीम तो फ्लाई करने का था, वो लावणी वाला ड्रीम पूरा नहीं हुआ था। बिकॉज लावणी वाला ड्रीम में तो ये था कि अपने जहाज को पैसेंजर के साथ उड़ा के लेके जाना है, बड़े जहाज को। जब हम ट्रेनिंग करते हैं वो छोटा जहाज है अपना। मतलब पैसे तो आ रहे थे अभी, जी जी, लेकिन वो ड्रीम नहीं पूरा हुआ था, पैशन बाकी तो था। 2018 में आई गॉट सेलेक्टेड फॉर वन ऑफ द लीडिंग एयरलाइंस इन इंडिया। उसके बाद देन आई डिसाइडेड कि यार ये तो बात जमेगी नहीं। आपने जॉब किया कुछ टाइम एज ए पायलट? नहीं, मैंने ट्रेनिंग पूरा किया अपना। अच्छा, ट्रेनिंग पूरा किया, बट एज इन कमर्शियली मैंने फ्लाई नहीं किया। ओके। क्योंकि जब मैं ट्रेनिंग कर रहा था एयरलाइन में सेलेक्ट होने के बाद, तभी मेरे को रियलाइज हो गया कि नहीं यार, इसके ऊपर भी हम कुछ कर सकते हैं। तो मैंने सोचा कि यार बहुत टाइम तक मैं दूसरे का जहाज फ्लाई नहीं करना चाहता। मेरी थोड़ी ड्रीम और बढ़ा, डायमेंशंस और बढ़े। तब तक थोड़ा मोटिवेशन भी आ चुका था, स्काई इज नॉट द लिमिट, देयर इज समथिंग बियॉन्ड स्काई आल्सो। तो देन आई डिसाइडेड कि क्यों ना हम अपनी एयरलाइन शुरू करें। तो जब पूरी दुनिया कोविड में जूझ रही थी, उस टाइम जब हम घर बैठे थे, तो ये प्लानिंग करी और 2020 में हमने अपनी पहली फ्लाइट ऑपरेट की, दिसंबर 2020 में। अच्छा। आज के दिन हमारी अपनी एक चार्टर एयरलाइन है जिसमें हमारे पास 4 जहाज है और 5वां जहाज हम अभी इस मंथ में नया एक और ले रहे हैं। क्या बात। जी जी, थैंक यू सो मच। अमेजिंग रविंदर जी, मैंने कहीं पे एक चीज़ पढ़ी थी कि अगर आपको ग्राउंडेड रहना है ना, जी जी, तो आप अपने से बड़े लोगों के बीच में रहिए। जी जी जी, तो उनको देख के आप ग्राउंडेड रहोगे कि यार आप तो कुछ हो ही नहीं। एग्जैक्टली। तो मेरी वही स्थिति है। मैं पहले जींद में रहता था, तो ऐसा लगता था कि 2005 में मैंने एंडीवर खरीद ली थी, फोर्ड एंडीवर जी। तो वो या तो हमारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे उसमें जयप्रकाश जी के पास थी या मेरे पास थी। जी। तो फिर मैं दिल्ली आ गया जी। तो दिल्ली आ गया तो यहाँ तो बहुत सारी फोर्ड एंडीवर थी। जी। और अभी थोड़ा सा फिर चीज़ें और थोड़ी बदली, तो अब मैं आप जैसे लोगों के बीच में रहता हूँ। मैं अगर एक गाड़ी खरीदने की सोचता हूँ तो घर पे सुदेश बोलती है कि मिठाई आई है मोनिका और रविंदर के वहां से। जी जी। मैंने कहा किस चीज की मिठाई है? बोले कह रहे एक जहाज खरीदा उन्होंने। तो जहाज तो आप ऐसे खरीद लेते हैं कि जैसे हम लोग गाड़ी खरीदते हैं। नहीं, आप हमारे इंस्पिरेशन है, आप हमारे रोल मॉडल है। तो सोसाइटी में भी आपसे इतनी सारी चीजें सीखते हैं। आप इतनी एज के होने के बाद भी यंग जो हमारे चैंपियंस हैं उनको भी मात देते हैं बैडमिंटन में। इतना अच्छा आप खेलते हैं। आपका जिम का रूटीन हमसे भी नहीं फॉलो हो पाता है, और आपकी जो खाने की हैबिट्स है वो तो अमेजिंग है। तो मैं व्यूअर्स को के सामने थोड़ी अपनी इज्जत बढ़ा लेता हूँ। देखिए, मैं रविंदर जी के पड़ोस में रहता हूँ। इतने बड़े आदमी हैं, एविएशन कंपनी है, इतना बड़ा इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, 4 जहाज जिनके पास हैं, तो उनके पड़ोस में रह रहे हैं। तो थोड़े सब्सक्राइबर बढ़वा देना, थोड़ा सा शेयर करवा देना वीडियो को। दैट्स अमेजिंग रविंदर जी। जी। तो अपनी चार्टर एयरलाइंस में हम बेसिकली पूरा जहाज ही हम रेंट पे देते हैं। हम पर्सन टू पर्सन, ऐसा जैसे पैसेंजर फ्लाइट होती है वैसे फ्लाइट ऑपरेट नहीं करते हैं।
बेसिकली हमारे जहाज ज़्यादातर इलेक्शंस में पॉलिटिशियंस या फिर जो हाई एंड बिजनेसमैन है वो यूज़ करते हैं। क्या किराया रहता होगा रविंद्र जी? इसमें आवरली बेसिस हम करते हैं, तो जो हमारे एयरक्राफ्ट हैं उन जहाज थोड़े से ज़्यादा हमने लग्जरी बनाए हुए हैं उनको। रिक्लाइनर्स लगे हुए हैं, एक छोटा बेड लगा हुआ है, अपना एक छोटा सा किचन है, एक किसी किसी जहाज में हम बाथरूम भी लेके आएंगे, अभी आगे आने वाले जहाज़ों में टॉयलेट है, तो इट इज़ वेरी कंफर्टेबल। और 1 घंटे का इसका जो चार्ज है हमारा 10 से 12 लाख रुपए का होता है, जो हमारा जेट इंजन एयरक्राफ्ट है। वैसे यूजुअली सेम एयरक्राफ्ट या फिर इससे थोड़े से छोटे एयरक्राफ्ट इंडिया में आपको 4 से 5 लाख रुपए पर घंटे के हिसाब से भी मिल जाएंगे। 4 से 5 लाख, उसमें सीटिंग कैपेसिटी क्या रहता होगा? वैसे जो अपना जहाज है उसकी सीटिंग कैपेसिटी इज अराउंड 20, लेकिन हमने थोड़ा लग्जरी बनाया हुआ है उसको, रिक्लाइनर्स वगैरह लगाए हुए हैं, बेड बनाया हुआ है, तो हमारा जहाज है उसकी सीटिंग कैपेसिटी 9 है। जैसे सपना होता है ना लोगों का कार खरीदना, पहले पुरानी खरीद लेते हैं। जी जी जी। तो अगर किसी का सपना है कि भाई मैंने ना हेलीकॉप्टर खरीदना है जी, पुराना ले लूं, सस्ता सा ले लूं, ये हो जाए कि यार खरीद लिया, जी जी, कितने रुपए तक का मिल जाता होगा? हेलीकॉप्टर तो आई थिंक नया हेलीकॉप्टर अगर हम देखेंगे तो इट विल कॉस्ट अराउंड 50-60 CR के आसपास। या ये पुराने भी मिलते हैं? पुराने मिल जाते हैं, पुराने तो मतलब अभी एक आई नो समबडी बोर्डेड एंड इट वाज 22 CR ओनली, मल्टी इंजन। अच्छा। जी जी जी, जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो सिर्फ मल्टी इंजन ही फ्लाई करते हैं, गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं। जो बिल्कुल छोटे होते हैं, जैसे अभी हम लोग एवरेस्ट बेस कैंप गए थे तो वहाँ छोटे हेली चलते हैं 4 सीट, वो वाले आपको मिल जाएंगे लगभग मेरे ख्याल से 10 CR के आसपास। नॉट अच्छा, 10 CR नया? नोट नया, मतलब सेकंड हैंड। नया तो फिर वो भी आई थिंक 30-40 के आसपास। तो भाई अगर हेलीकॉप्टर खरीदना ना 10 करोड़ का जुगाड़ तो कम से कम कर लो तो उससे कम नहीं आएगा। जी। और देखिए हम तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री वाले लोग हैं सर, हम तो सपने बड़े बड़े बना के जीते हैं। सर आपने बोल दिया, अब आप खरीदवा भी दोगे ये आपकी एक्सपर्टीज है। तो 10 करोड़ का आता है भाई, और खर्चा भी तो रहता होगा ना, 100 ले तो लिया। खर्चा इट्स लाइक व्हाइट एलिफेंट, सफेद हाथी की तरह ये खर्चे बहुत है उसमें। मतलब ड्राइवरी महंगा आता होगा वो तो अब आप बनने वाले हैं तो जो हमारे व्यूअर्स हैं उनके लिए तो आप ये काम खुशी से कर ही पाएंगे। मैं कर दूंगा, मैं शौक में कर दूंगा पहले कुछ महीने तो जी जी। मतलब नया जब ड्राइवर बनता ना, कार वार लेता है, जी जी, तो वो किसी की भी चला लेता है कि यार मैं चल पड़ूंगा साथ में, मैंने चलानी आती है। जी जी जी। तो वैसे ही वाला काम कर लेंगे हम एक बार। तो हम थोड़ा सा अपने जहाज को भी संभाल लें। हाँ जी हाँ जी, कहाँ पे हम पहुंचे हैं, थोड़ा सा अपने जहाज की भी एडजस्टमेंट थोड़ा व्यूज हम लोग दिखा देते हैं व्यूअर्स को। जी जी। तो अभी हमारा एयरक्राफ्ट टर्न करने लगा है, आप देख सकते हैं। सो थोड़ी देर टर्न करवा के अपनी हेडिंग सेट करते हैं। सो अब हम अपनी हेडिंग को 300 रखे हुए हैं। आप देखो इधर ये हेडिंग हमने 300 मेंटेन की है। हेडिंग मींस? हेडिंग मतलब नोज, एयरक्राफ्ट की नोज को किधर घुमा रहे। देखो आपकी राइट साइड में एयरपोर्ट आपको दिखाई दे रहा होगा उधर। राइट, हाँ रनवे दिखाई दे रहा है, रनवे स्ट्रिप आपको दिखाई दी होगी। यस। तो हमें उस रनवे पे पहुंचना है। अभी हमने उधर अपने एयरक्राफ्ट को टर्न करवा दिया है। धीरे धीरे हम अपनी बात को बढ़ाते हैं। जहाज अपना फ्लाई करता रहेगा, अपना ऑटो पायलट ऑन है, ऑटो थ्रस्ट ऑन है। अपने इलेक्ट्रॉनिक चेकलिस्ट में ई-कैम में कोई भी रेड नहीं है। वी आर फ्लाइंग सेफली, ऑल गुड, दैट्स ग्रेट। एक मैं पॉइंट पे डिस्कस करना चाहता हूँ। पढ़ने लिखने का मैं शौकीन हूँ, कुछ ना कुछ पढ़ता रहता हूँ, तो कहीं मैंने ये पढ़ा कि अगर हम अपनी गलतियों से सीख लें जी तो बहुत कुछ सीखा जा सकता है। बहुत सही। जैसे एयरक्राफ्ट्स को लेके कहा जाता था, जब ये किन्होंने राइट ब्रदर्स ने इसका इनोवेशन किया तो लोग बहुत डरते थे, और धीरे धीरे आज फ्लाइट को सेफेस्ट मोड माना जाता है। करेक्ट। तो इसलिए माना जाता है क्योंकि जो गलतियां हुई, जो एयरक्राफ्ट क्रैशेस हुए, तो उनका इन्वेस्टिगेशन किया गया, उसमें से जो सबक लिए गए, फिर उसको इम्प्लीमेंट किया गया कि आगे ये गलती नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। और इसमें मैसेज यही था, जहाँ मैंने पढ़ा कि अगर हम अपने आप को चेक करते रहें और गलतियों को दोहराते नहीं रहें, तो हम भी ज़िंदगी में बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। करेक्ट। तो जो इसमें कहानी क्या रहती है, मीन्स जैसे कोई एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया,
जैसे भी रिसेंटली मैं अगर आपको बताऊं तो एक आई थिंक गल्फ में एक क्रैश हुआ, एक छोटा एयरक्राफ्ट था अभी 31 दिसंबर को भी क्रैश हुआ रिसेंटली। हाँ जी जी। तो जैसे कोई भी क्रैश हुआ जी। उसके बाद में इन्वेस्टिगेशन का क्या प्रोसीजर रहती है, और वो इन्वेस्टिगेशन अगर किसी ने देखनी है जी तो वो कहाँ मिल सकती है? बिल्कुल। तो आपने बिल्कुल सही बताया कि जब हम अपनी कार चलाते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं, एक्सीडेंट इनमें भी होते हैं, और आपने देखा होगा कि सेम टाइप के एक्सीडेंट बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो यहाँ पे कुछ चीज़ मिसिंग है। मिसिंग ये है कि कोई एक्सीडेंट किस वजह से हुआ, उसका रीजन कोई जानने की कोशिश नहीं करता है। वो सिर्फ जो चिर परिचित लोग होते हैं उनके बीच ही रहता है। लेकिन अपने एयरक्राफ्ट मशीन के लिए हमने एक डेडिकेटेड सिस्टम बनाया हुआ है। ये गवर्नमेंट का सिस्टम है। जितने भी एयरक्राफ्ट इंसिडेंट, मतलब कोई भी घटना हुई या फिर एक्सीडेंट या फिर दुर्घटना, थोड़ा सा फर्क है घटना और दुर्घटना में। घटना दुर्घटना से पहले की सिचुएशन है, राइट? जैसे कि एयरक्राफ्ट नॉर्मल ना रह के थोड़ा सा एबनॉर्मलिटी में चला गया तो हम इसको घटना बोलेंगे। राइट। और फिर अगर उसमें किसी को चोट लग जाती है या एयरक्राफ्ट को डेंट आ गया तो उसको दुर्घटना का नाम दे देंगे। Right. बड़ा डेंट आ गया। तो जो भी घटना या दुर्घटना होती है उसके लिए हमारे पास एक डीजीसीए की तरफ से एक लाइब्रेरी होती है। उस लाइब्रेरी में कब हुआ ये इंसिडेंट या एक्सीडेंट, उसका रीजन क्या था और उसकी लर्निंग क्या है, रेक्टिफिकेशन क्या होना चाहिए, ये डेटा हमारे पास प्रेजेंट रहता है स्टार्टिंग से लेके अब तक, जब तक इनोवेशन हुआ है एयरक्राफ्ट का। जी जी तब से लेके अब तक का डाटा अवेलेबल मोस्टली। और उसमें भी जैसे ये अपना जो एयरक्राफ्ट आज आप फ्लाई कर रहे हो एज ए को पायलट, ये एयरबस 320 एयरक्राफ्ट है। राइट। अब अगर अपनी कंपनी में हमारे पास एयरबस 320 है, आप जिंदगी भर एयरबस 320 उड़ाओगे तो आपका ज्यादा फोकस इस जहाज पे है। राइट। तो ऐसे ही अपने पास कैटेगरीज बनी हुई है। अब आप सेलेक्ट करोगे 320 इस वाले जहाज के लिए, तो एयरबस 320 के जितने भी इंसिडेंट एक्सीडेंट हुए हैं वो सारे आपके सामने आ जाएंगे। अब आपकी ज्यादा कंसर्न उससे है तो आप उसमें सारे देख लोगे कि अब तक पायलट्स ने क्या क्या मिस्टेक की हुई है या फिर इंजीनियर की तरफ से क्या मिस्टेक हुई है, किस किस रीजन से एयरक्राफ्ट क्रैश हुए हैं, उनको हम पढ़ते हैं और दूसरों की गलतियों से सीखते हैं। और कई बार इन्वेस्टिगेशन में अथॉरिटीज इतना पैसा इन्वेस्ट करती हैं कि 3 जहाज की कॉस्टिंग उसमें इन्वॉल्व होती है। फिर भी अथॉरिटीज इतना इन्वेस्ट करती हैं ताकि उस जहाज के दुर्घटना का कारणों का पता लगाया जा सके और टाइमली पायलट्स उन पे काम कर पाए। इंजीनियर्स की मिस्टेक थी तो इंजीनियर्स उस पे काम कर पाए। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके लिए अपनी भारत सरकार ने भी जितनी भी कंपनीज हैं, जैसे हमारी कंपनी है, हमारी कंपनी में भी हमें एक डिपार्टमेंट बनाना होता है जिसको हम बोलते हैं फ्लाइट सेफ्टी डिपार्टमेंट। अच्छा। जिसका काम ही यही है कि वो अपने पायलट्स को बताएगा कि भाई जो जिस टाइप का जहाज अपने पास है उस जहाज में पहले ये कारणों से घटनाएं दुर्घटनाएं हुई हैं, इनसे बच के रहना है। दैट्स ग्रेट, सुपर। तो आम आदमी अगर उनको देखना चाहे जी तो उसके लिए शायद अवेलेबल नहीं होंगी वो चीजें। आप देख सकते हैं वो यूट्यूब पे या कहीं पे। यूट्यूब पे तो बहुत सारे चैनल्स बने हुए हैं। बाकी अगर आप गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाएंगे वहां पे पिक्चराइजेशन फॉर्म में नहीं मिलेगा, डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में मिल जाएगा। ओके राइट। तो जो यूट्यूब के चैनल बने हुए हैं, यूट्यूबर्स क्या करते हैं, उन डॉक्यूमेंट्स को उठाते हैं और उनको अपनी तरह सिमुलेट करते हैं और उसकी वीडियो बना के चैनल पे डाल देते हैं। दैट्स ग्रेट। एक क्वेश्चन और है रविंदर जी। जी। जो कमर्शियल फ्लाइट्स हैं उसमें 2 पायलट इसलिए होते हैं जी कि एक को अगर कोई इश्यू हो जाए जी जी तो पीछे जो पैसेंजर्स बैठे हैं तो दूसरा उनको सेफ्टी से उनको संभाल सके। करेक्ट। अगर कभी दोनों को ही कुछ हो जाए जी तो क्या हो, और कभी ऐसा हुआ है क्या कि दोनों को ही कुछ हो गया हो और पीछे वालों को उनकी जान खतरे में पड़ गई हो? देखो सर, ये तो एक ऐसी सिचुएशन है जो बहुत ही रेयर है, बिकॉज हम पायलट्स का मेडिकल होता है। फ्लाइट पे जाने से पहले भी एक थोड़ा सा बी टेस्ट और एक मेडिकल होता है, और फिर ये अल्टीमेटली पायलट की एक अथॉरिटी होती है कि भाई अगर उसको अच्छा नहीं लग रहा तो मना कर सकता है फ्लाइट के लिए। अच्छा। कभी भी ऐसा फोर्स नहीं किया जाता कि नहीं आपकी फ्लाइट आपको उड़ाना ही है।
पायलट्स के पास हमेशा हक होता है कि अगर उसको अच्छा फील तो नहीं हो बैकअप रहा। में रहता है हर एयरलाइन के पास हाँ में? जी, जी अच्छा, जी ओके जी जी ओके राइट, उनको हम स्टैंड बाय बोलते हैं, पायलट्स हमेशा स्टैंड बाय पे रहते हैं। ओके। तो कभी भी कई बार क्या होता है कि सिम्टम्स नहीं आ पा रहे हैं बट आपको अंदर से लग रहा है कि कुछ ठीक नहीं लग रहा, तो आप फ्लाइट के लिए मना कर सकते हो। ओके। तो और उसके ऊपर से मेडिकल हमारे होते रहते हैं, तो फिटनेस हमें मेंटेन करनी होती है। फिर भी आज तक हिस्ट्री में कभी ऐसा हुआ नहीं कि दोनों पायलट्स को प्रॉब्लम हो गई हो और एयरक्राफ्ट ऐसा कभी क्रैश हो गया हो। एक पायलट को अगर प्रॉब्लम हुआ तो दूसरा पायलट कैपेबल है एयरक्राफ्ट को लैंड करवाने में। उसमें हमें क्या करना होता है, मैं कभी भी मैनुअल फ्लाइंग पे नहीं जाऊंगा, जितना हो सकता है ऑटोमेशन यूज करेंगे। जैसे आज हमें बात करनी थी तो हम क्रूज पे हैं, मैक्सिमम ऑटोमेशन पे है, हमने ऑटो पायलट लिया हुआ है, ऑटो थ्रस्ट लिया हुआ है, हेडिंग सेट किए हुए, एयरक्राफ्ट अपने आप फ्लाई कर रहा है। तो ऐसे में आप देखते हैं मैं भी फ्री हूं, आप भी फ्री हैं। तो अगर ऐसे में एक पायलट को मान लो मेरे को कुछ हो गया तो आप इजीली जहाज को हैंडल कर सकते हैं। राइट। कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए होंगे कि एक पायलट को कुछ हो गया है और दूसरे ने सेफली लैंड किया है? ऐसे बहुत हुए हैं। अच्छा। यूएई में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था, उसका कैप्टन था, कैप्टन फेंटेड हो गया इन फ्लाइट, और जो उसका को पायलट था उसने सेफली लैंड किया एयरक्राफ्ट को और वो लेके आया, कुछ भी नहीं हुआ, इट वाज ए नॉर्मल फ्लाइट। उसमें हमारे थोड़े प्रोटोकॉल होते हैं, जो फेंट हुआ है उसको थोड़ा सा सिक्योर करना होता है ताकि वो अगर बॉडी लूज है तो कहीं कंट्रोल्स पे या इधर उधर ना गिरे। तो उसके लिए हम केबिन क्रू की मदद ले लेते हैं, केबिन क्रू हमारी हेल्प करती हैं और हम फ्लाइट को इजीली हैंडल कर सकते हैं। दैट्स गुड। एक प्रश्न और है कि अगर प्लेन हाईजैक हो जाता है, जी जी, पायलट को क्या इंस्ट्रक्शंस रहते हैं? अभी आपने देखा होगा कि बहुत सालों से हमारे पास ऐसे कुछ मतलब इंसिडेंट हुए नहीं है कि पायलट अब प्लेन हाईजैक हो जाए। उसके लिए जो हमारे पुराने रूल्स थे उसमें काफ़ी बदलाव किए हैं। हमारे डोर्स को लेके अब हमारे पास कैमरा का एक्सेस है, हम बाहर से देख सकते हैं कि किसने नॉक किया है, केबिन में क्या चल रहा है, केबिन क्रू क्या लेके खड़ी हुई है, उसके हाथ में कुछ ऐसी तो नहीं है, किसी ने उसको गन पॉइंट तो नहीं किया हुआ है। और ऊपर से हम अपने डोर को लॉक करके रखते हैं, उस लॉक का कोड हम एक केबिन जो लीड स्पेशली जो लीड केबिन क्रू होती है उसको हम वो कोड बता के रखते हैं, और ताकि और कोई अनऑथराइज एक्सेस कॉकपिट में हो ना पाए। बाकी अगर एयरक्राफ्ट हाईजैक हो गया तो हमारे पास सबसे पहले जो काम करने का होता है वो होता है कि एक सेफ ऑल्टीट्यूड पे जाएं, बिकॉज आपके हाथ में ज्यादा कंट्रोल नहीं है, उसने आपको ओवर पावर किया हुआ है, गन पॉइंट किया हुआ है, लेके तो आपको वहीं पे जाना है जहां पे वो बोलेगा इनिशियली, या फिर पायलट अपनी सूझबूझ से सिचुएशन को हैंडल कर सकता है। जैसे आपने देखा होगा IC-814 जो हमारी कांधार वाला जो हाईजैक हुआ था, उसमें पायलट्स ने अपनी सूझबूझ से किस तरीके से काम किया था। तो वो अल्टीमेटली पायलट की सूझबूझ पे आ जाता है, लेकिन हमें अपनी तरफ से इनिशियली एक ऐसे सेफ ऑल्टीट्यूड पे जाना होता है जहां पे हम अपने एयरक्राफ्ट को दूसरे एयरक्राफ्ट से बचा पाए। उसके बाद वो कहाँ पे लेके जाना चाहता है, हमारी लैंडिंग कहाँ पे होगी, वो एक अलग मैटर है। बिकॉज अभी जहां पे वो लेकर जाना चाहता है वो शायद हमारा जो डेस्टिनेशन हमने प्लान किया था वो ना हो। राइट। अब वो हमें कहीं से टर्न करवाएगा। अब जो हम ये टर्न कर रहे हैं ये हमारे एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की मदद से नहीं कर रहे हैं, उसकी परमिशन से भी नहीं कर रहे हैं। वो हमें हाईजैकर हो सकता है हमें बात ही ना करने दे। तो हम सबसे पहले टर्न करके उसको एक सेफ ऑल्टीट्यूड पे लेके जाएंगे, ऐसा ऑल्टीट्यूड जहां पे हम ये माने कि किसी और दूसरे एयरक्राफ्ट के होने की पॉसिबिलिटी ऑलमोस्ट नील हो। राइट। जो कंधार वाला जो इंसिडेंट हुआ वो शायद उन्होंने टेक ऑफ किया था नेपाल से, काठमांडू से। जी जी। रिसेंटली मैं काठमांडू गया तो कुछ चीज़ें घटनाएं कुछ याद रहती हैं। कंधार वाला जो केस था वो पूरी दुनिया में हाईलाइट हुआ और उसकी कुछ यादें अब भी मेरे जहन में हैं, कुछ ना कुछ जो न्यूज़पेपर में पढ़ा था उसमें आया था। तो मैं बहुत कॉन्शियस था उसको काठमांडू को लेके, और वहाँ मैंने देखा कि सिक्योरिटी को लेके कुछ एयरपोर्ट्स पे बहुत ज़्यादा टाइटनेस नहीं रहती है, थोड़ा ढीलापन रहता है। तो इसकी कुछ इंटरनेशनल कुछ गाइडलाइंस रहती हैं, क्या सिस्टम है? जब ये अटैक हुआ कांधार वाला, उससे पहले नेपाल में स्पेशली सिक्योरिटी वाज वेरी लूज। उसके बाद इंडियन फ्लाइट्स को लेके स्पेशली इंडियन गवर्नमेंट ने थोड़े से रूल चेंज किए और चीज़ें थोड़ी इम्प्रूव हुई। अदरवाइज
उसकी वजह से ही आपको पता है सारा जो वेपन्स वगैरह थे वो उसी की वजह से लोड हो पाए, और दैट वाज द मेन कॉज कि अपना एयरक्राफ्ट हाईजैक हो पाया। उसके बाद से हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने भी काफ़ी बदलाव किए रूल्स में, सिक्योरिटी चेक इन में। अब अपना CISF का आपने देखा होगा वहाँ पे, अभी कुछ टाइम पहले तक भी वहाँ पे अपने इंडियन आर्मी के कुछ लोग वहाँ पे प्रेजेंट रहते थे, स्पेशली फॉर इंडियन फ्लाइट्स। मैंने प्रैक्टिकल देखा अभी, कितना हम 2-3 महीने पहले ही वहाँ पे थे, विस्तारा। जी तो हमने चेक इन कर लिया था, बस के बाद में जैसे हम एयरक्राफ्ट में घुसने वाले थे तो उसके बाद उससे जस्ट पहले उन्होंने एक पूरा क्या बोलेंगे, एक सिस्टम बना रखा था, उसके अंदर से गुजरना होता था जी और हर व्यक्ति को दोबारा चेक करने के बाद में फिर एयरक्राफ्ट में एंट्री दी गई वहाँ वो पे। तो बेसिकली स्कैनिंग करते हैं ताकि आपके पास कोई मेटल ना हो, कोई वेपन्स ना हो। राइट राइट। और आपने ये बताया कि IC-814 की बहुत सारी यादें हैं, तो मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा, जिस सीट पे आप बैठे हैं IC-814 में जो कैप्टन थे वो कैप्टन देवी शरण थे। अच्छा। अभी हाल ही में उनकी एक नेटफ्लिक्स पे सीरीज आई है, उस सीरीज का प्रमोशन कैप्टन देवी शरण ने खुद आपकी सीट पे बैठ के किया है, इसी सिमुलेटर में। वाह क्या बात है। जी कहाँ जी पे सीरीज? वो नेटफ्लिक्स पे? जी जी, मैं आपको कुछ फोटोज भी शेयर करूंगा वाह उनके, जब वो यहाँ पे आए थे, और जो उनके डायरेक्टर थे, हाँ। और जो उनके कास्ट थे, जो एक्टर थे, वो इसी भी सिमुलेटर में बैठे? इसी सिमुलेटर में आपको सारा एज इट इज दिखाई देगा। इसी सिमुलेटर में वो प्रमोशन किया उन्होंने, हमारे IFA में आए, बच्चों को मोटिवेट किया, और यहाँ पे उन्होंने अपना शूट भी किया था एक छोटा। वंडरफुल, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। एक दो चीजें और मैं शेयर करना चाहता हूँ रविंदर जी। इंटरव्यू हमारा बहुत लंबा हो रहा है, जनरली हमारे पास लिमिटेशन रहती है, लेकिन आज कोई लेकिन आज हम अपनी फ्लाइट को इतना एंजॉय कर रहे हैं। आई एम ऑल्सो सो मच एक्साइटेड। और अब देखो हम जयपुर के आसपास पहुंच रहे हैं, तो हम थोड़ी देर में अपनी लैंडिंग की तैयारी शुरू करेंगे, अपने केबिन क्रू को इन्फॉर्म करेंगे कि तो सिमुलेटर में बिल्कुल वही फील आ रहा है जो फ्लाइट में हम ऊपर देखते हैं, ऐसा ही व्यू दिखता है एवरीथिंग। जी जी जी, आप देखो इधर आपको लैंड एरिया दिखाई देगा। मैं थोड़ा सा एयरक्राफ्ट को टर्न करवाता हूँ, अगर आप कैमरा को थोड़ा सा ले पाए इधर, तो अब आप देख सकते हैं ये अपना लैंड एरिया है। एयरक्राफ्ट अपना सेटल हो रहा है, थोड़ा सा और टर्न करके दिखाना चाहें, फिर हम वापस से यू कैन सी दिस द लैंड एरिया। राइट राइट राइट। जी जी, तो वापस से अपने एयरक्राफ्ट को अपनी हेडिंग पे लेके मैं एक इंसिडेंट आपसे शेयर भी करता हूँ और आपसे थोड़ा जानना भी चाहता हूँ। जी प्लीज। मुझे अचानक पता नहीं क्यों हाइट से थोड़ा डर लगने लग गया जी। और एक बार मैं हम लोग गए केदारनाथ जी, हमें जाना था जी, और वहाँ से वहाँ के लिए हमने हेली लेना था, और जहाँ हम लोग रुके उसके बगल में हेलीकॉप्टर का टेक ऑफ और लैंडिंग का एक पॉइंट था। तो रात भर में सो नहीं पाया क्यों, हेलीकॉप्टर में मैं पहले कभी बैठा नहीं था। ओके ओके। और मैं अपने आप विचारों से डरता है आदमी जी, तो मैं अपने विचारों से मैं डरता रहा जी। साथ में सुदेश, वो आराम से सो रही है, उसको कोई वो नहीं, मैंने उसको बताया भी नहीं कि कहीं वो भी परेशान नहीं हो जाए। और सुबह हम उठे, मैं रात को बिल्कुल नहीं सो पाया। सुबह उठे, मैंने मॉर्निंग में आपको भी कॉल किया, आपको अगर ध्यान है जी, तो, जी, जी। तो मैंने कॉल किया मैंने कहा रविंदर जी मैं ऐसे ऐसे हम लोग यहाँ से हम लोग उड़ने लगे। तो उस समय बिल्कुल मैं इतना डरा हुआ था अंदर से, पूछो मत, मैंने आपको बताया नहीं हम डर कहीं मैं और ज्यादा नहीं डरने लग जाऊँ। लेकिन आपने जो भी बातचीत की उससे मुझे थोड़ा सा हौसला मिला। और हेलीकॉप्टर में 2 ही सीटिंग रहती है, एक आगे पायलट और पीछे जी। तो मेरे को जो सीट मिली वो बिल्कुल पायलट के साथ वाली मिल गई, जैसे अभी हम लोग बैठे तो इसमें तो बीच में ये सब है तो उसमें कुछ रहता नहीं, एक लंबी सी सीट। करेक्ट करेक्ट। तो बिल्कुल पायलट के साथ में बैठा और बिल्कुल बैठा, मैं बैठ तो गया और डर रहा था, लेकिन उसने डरने का मौका ही नहीं दिया। जैसे ही बैठा उसने तुरंत उड़ा दिया जी। तो उसमें ज्यादा टाइम था नहीं उनके पास में और बैठा तो फिर धीरे धीरे जाके थोड़ा ठीक अच्छा लगने लग गया। मैंने नज़ारे देखने स्टार्ट किए और वो बहुत हाइट पे नहीं जाता तो व्यू बहुत अच्छा दिखता है आपको। करेक्ट करेक्ट यार। तो वहाँ लैंड होने के बाद में फिर मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया। करेक्ट। पहली बार था वो जी। तो उसके बाद में मैं वापसी को मैंने और एंजॉय किया। फिर हम एवरेस्ट बेस कैंप गए तो वहाँ से भी वापसी हमने हेली से ली, तो उसको भी मैंने बहुत एंजॉय किया उस पूरे नज़ारे को। तो अब उतना नहीं डरता हूँ। तो अब ये पायलट वाला आपने एक ड्रीम दिया है बनने का तो हो सकता है जो डर है थोड़ा बचा खुचा वो भी कहीं ना कहीं, अब तो निकल ही गया, वो कहीं ना कहीं निकल जाए। अक्सर हम सुनते हैं कि पक्षी टकरा गया जी। पक्षी टकराने का खतरा कितना ज़्यादा रहता है और क्या
टेक्नोलॉजी के साथ साथ में इसको भी इसका भी कुछ हमने रास्ता निकाला है, इसको काउंटर किया है? जी जी, आपने बहुत सही क्वेश्चन पूछा है। इसमें भी हमने नई टेक्नोलॉजी की मदद ली है। जो आप ये सामने विंडशील्ड देखते हो, सबसे पहले इस विंडशील्ड को हम इतना स्ट्रॉन्ग करके रखते हैं कि जब हमारी स्पीड एटलीस्ट स्लो स्पीड पे अगर पक्षी कोई विंडशील्ड पे टकराता है तो डैमेज ना हो विंडशील्ड हमारी। तो इसमें 2 लेयर्स बनी होती है, एक आउटर लेयर होती है, एक इनर लेयर होती है। जब तक इनर लेयर पे क्रैक्स नहीं है वी आर सेफ, कोई दिक्कत नहीं है। आउटर लेयर पे क्रैक आया तो अपनी विजिबिलिटी थोड़ी सी इम्पेयर हो जाएगी, बाहर की चीजें अपने को दिखाई नहीं देंगी। जैसे आपने देखा होगा कई बार गाड़ी का शीशा टूट जाता है तो अपने को क्लियरली दिखाई नहीं देता। अब अगर ये ही पक्षी अपने एयरक्राफ्ट के इंजन में चला जाए तो वहां पे प्रॉब्लम शुरू होती है। अगर एक इंजन में पक्षी चला गया तो वो इंजन खराब हो सकता है। उसके लिए थोड़ी सी टेक्नोलॉजी को हमने चेंज किया है, ब्लेड एंगल्स थोड़े से बदले हैं ताकि ऐसा कोई, इसको हम एफओडी बोलते हैं, फॉरेन ऑब्जेक्ट डैमेज, राइट। तो अगर ऐसा कोई एफओडी आता है तो वो ज़्यादा ब्लेड्स को डैमेज ना करे, ब्लेड्स को इस एंगल पे हम बना के रखते हैं, राइट। इसके अलावा और कहीं अगर पक्षी टकराता है तो इसमें ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। मेन दिक्कत हमें आती है अगर विंडशील्ड पे आ जाए या फिर अपने इंजन में चला जाए। कुछ एरियाज, कुछ एयरपोर्ट्स रहते होंगे जहाँ ज़्यादा खतरा रहता होगा पक्षियों को टकराने? हाँ, जैसे आप देखते हो बेंगलोर की तरफ, वहाँ पे चमगादड़ बहुत ज़्यादा होते हैं। शाम को चमगादड़ की एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। चमगादड़ भी इफेक्ट कर देता है? जी जी जी, और छोटा सा प्राणी है, वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं। और वहाँ पे तो कई बार इतने ज़्यादा चमगादड़ आ जाते हैं कि हमें ऑपरेशंस बंद करने पड़ जाते हैं। उसके लिए एक नोटिस निकलता है जिसको हम नोटैम बोलते हैं, नोटिस टू एयरमैन। मतलब एयरमैन हुए, हम जो पायलट्स उड़ाते हैं ये सब एयरमैन है, तो इनके लिए वो नोटिस होता है कि अभी यहाँ के ऑपरेशंस हम कुछ टाइम के लिए बंद करें जब तक वो बर्ड्स एक्टिविटी कंट्रोल में नहीं आ जाए। राइट। पीछे मेरी आपसे बातचीत हुई तो आपने बोला कि आप यूएस से एयरक्राफ्ट लेके आए हैं अपना। जी 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 जी। तो वो कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था डॉक्टर साहब। मैं बताऊंगा आपको, जब मैं यूएस फ्लाइट ट्रेनिंग के लिए जा रहा था तब मैंने एक ये भी सपना देखा था, किसी दिन मैं नॉर्थ अटलांटिक को फ्लाई करते हुए पार करूंगा। वाह। तो जब हम अपना दूसरा जेट एयरक्राफ्ट लेके आए, दूसरा था, उससे पहले हमारे पास एक इंडिया में था ऑलरेडी, तो ये वाला जब एयरक्राफ्ट लेके आए तो आई थिंक इट वाज बिग प्लेजर। मेरे को लग रहा था कि द लेवल ऑफ द सेटिस्फैक्शन एंड फुलफिलमेंट कि वो जहाज मैं खुद वहाँ से लेके आया। पायलट सीट पे थे आप? जी जी जी। उसमें भी 2 रहते हैं, पायलट और को पायलट, या? उसमें भी 2 पायलट्स रहते हैं। अच्छा। जी जी जी। तो उसकी स्पेशल परमिशंस लेनी पड़ती हैं? उसके लिए अब बहुत सारे, पहले तो कस्टम क्लियरेंस करना पड़ता है। यूएस के जो कस्टम बॉर्डर्स हैं उनकी क्लियरेंस लेते हैं कि हम उनको बताते हैं कि ये जहाज़ हम इस कंट्री में लेके जा रहे हैं, इंडिया में लेके जा रहे हैं। फिर हमारा एक मैनिफेस्ट प्रिपेयर होता है, उसमें ये बताते हैं कि कौन कौन इसको उड़ा के लेके जाएगा। डिक्लेरेशन होती है, क्रू डिक्लेरेशन होती है, कौन कौन इसमें ऑपरेट करने वाले क्रू होंगे। उसके बाद हमारा जहाज इतना कैपेबल नहीं था कि एक ही बार में इंडिया पहुंच जाए, फ्यूल इतनी कैपेसिटी नहीं थी। हाँ जी, हमारी एंड्योरेंस थी 8 आवर्स के आसपास। हम एक बार उड़ान भरने के बाद लगभग 8 घंटे हवा में रह सकते थे। तो हमने यूएस से उड़ान भरने के बाद इंग्लैंड में लैंड किया, यूरोप में, फिर वहाँ से दुबई आए, दुबई से फिर हमने फाइनली दिल्ली में एयरक्राफ्ट को लैंड किया। कितने लोग थे उस समय जब लेके आए पहली बार? हम 3 लोग थे। अच्छा जी जी। 3 लोग, बड़ा एयरक्राफ्ट। लेकिन हमारा वाला एयरक्राफ्ट अप्रोक्सीमेटली 20 सीटर है, जिसको हमने 9 सीटर बनाया हुआ है। तो उसमें जो ज़्यादा एक्साइटमेंट थी वो थी नॉर्थ अटलांटिक को पार करना। और एक आई थिंक हर एक पायलट का ड्रीम है, बिकॉज वो जो अपने या समुद्र का जो एरिया है, सबसे बड़ा समुद्र और सबसे ज़्यादा ट्रैफिक के साथ वो एरिया माना जाता है। एयर ट्रैफिक रहता है उसमें बहुत ज़्यादा है। मतलब ऐसे आपको दिखते हैं कि ये साथ में इधर दूर से जहाज जा रहा है, ये जा रहा है, ऐसा दिखते हैं? अच्छा, आपको क्लियरली दिखाई देते हैं। और क्योंकि स्पीड तो बहुत ज़्यादा होती है, अपनी स्पीड लगभग आप मान लो अभी भी हम 800 के आसपास अपने एयरक्राफ्ट को लेके जा सकते हैं। 800 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से हम इसको लेके जा सकते हैं। राइट। अभी अपने को बात भी करनी है तो हमने अपने जहाज को बहुत कंट्रोल में रखा हुआ है ताकि इधर उधर ना जाए। दैट्स ग्रेट। स्पीड जो रहती है एयर में मैक्सिमम कितनी हो सकती है और मिनिमम कितनी हो सकती है?
ये भी आप 320 की बात करें तो 320 की बात करें तो क्लोज टू 800 किलोमीटर्स पर आवर के हिसाब से। जी जी। और लोअर साइड में लोअर साइड में लेके जाएं तो हमें मिनिमम इतनी स्पीड रखनी होती है कि अपनी लिफ्ट प्रोड्यूस होती रहे। लिफ्ट आएगी जो अपने एयरक्राफ्ट की विंग्स हैं उनसे, और विंग्स पे अपने को चाहिए एयर फ्लो। राइट। तो एटलीस्ट इतना अपने को स्पीड चाहिए कि अपनी सफिशिएंट एयर फ्लो बन के और लिफ्ट जनरेट हो रही है वहां से। तो अपने इस एयरबस 320 में क्लोज टू 100 के आसपास हमें स्पीड मेंटेन करनी पड़ेगी। मिनिमम इतनी स्पीड तो रखनी पड़ेगी हमें। मिनिमम इतनी तो रखनी पड़ेगी आपको। जब हम लोग कई बार दिल्ली आते हैं तो अनाउंसमेंट किया जाता है कि दिल्ली में बहुत एयर ट्रैफिक है, तो फिर कहाँ आसपास में ही घुमाते रहते हैं, क्या रहता है उसके क्या उसके लिए वो भी मैं आपको दिखाऊंगा अभी जब हम लैंडिंग के लिए जाएंगे। तो अगर अपने पास टाइम परमिट करेगा तो जी, उसमें क्या होता है कि हम अपने एयरक्राफ्ट की सेटिंग में जाते हैं। यहाँ पे ये अपना FMS है, मैंने बताया था कंप्यूटर है। इसमें हम अपनी सेटिंग डालेंगे, एक पॉइंट डालेंगे, उसके बाद ऑटो पायलट ऑन कर देंगे। अब मेरा जहाज वहीं पे रेस कोर्स पैटर्न में घूमता रहेगा। तो जब अपना ट्रैफिक क्लियर हो जाएगा, नीचे ट्रैफिक कंजेशन खत्म हो जाएगी, तो ATC अपने को बुला लेगा, फिर आप अपनी आगे की फ्लाइट को कंटिन्यू करेंगे। दैट्स ग्रेट। तो लैंडिंग की तरफ बढ़ते हैं हम लोग अभी आगे। जी जी जरूर। और वो घुमाने वाला सिस्टम भी आप दिखाना कैसे घुमाते हैं। जी 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 जरूर। तो आप कंट्रोल संभालो, मैं एक बार ऑटो पायलट डिसएंगेज करता हूँ, थोड़ी सी फील लो। हाँ जी। अब जैसे हम ऑटो पायलट डिसएंगेज करेंगे, वार्निंग आएगी, आप थोड़ा सा संभालने की कोशिश करो। ये यहाँ से? हाँ जी, योर कंट्रोल्स थोड़ा सा नीचे लेके जाएंगे, थोड़ा सा हम ऊपर जा रहे हैं। यस यस यस। देखो डॉक्टर वत्स is already pilot. You see how beautifully he is handling the controls. It is very sensitive. Yes yes। थोड़ा सा नीचे लेके जाएंगे। अब हमें लैंडिंग की तैयारी करनी है, तो थोड़ा सा अपने जहाज को नीचे लेके आना होगा। यस। तो देख सकते हैं कैसे माउंटेन्स आपको दिखाई दे रहे हैं। इन माउंटेन से अपने को थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन रखना होगा। ये इसमें हमें ऐसा दिखाई देता है कि माउंटेन से हम कितना ऊपर हैं, इसमें कुछ ऐसा? उसके लिए अपने पास एक रेडियो अल्टीमीटर होता है। अच्छा। वो अपने को गाइड करता रहेगा कि हम अभी कितनी ऊंचाई पे हैं। तो अब हम लैंडिंग के लिए तैयार हैं। जी सर। हमने अपनी डेस्टिनेशन की दूरी तय कर ली है। अब फाइनली लैंड करते हैं। मैं एक अनाउंसमेंट करूंगा और फिर आज हम मिलके लैंड करेंगे अपने जहाज को। राइट सर। तो लैंडिंग से पहले हमें एक अनाउंसमेंट देनी होती है। केबिन क्रू को हम बताते हैं कम एट द लैंडिंग स्टेशन। राइट। तो अनाउंसमेंट इज केबिन क्रू लैंडिंग स्टेशंस। ओके। तो इट मींस केबिन क्रू को भी अपनी बेल्ट बांध के आराम से बैठ जाना। अब वो किसी भी पैसेंजर को कोई सर्व नहीं करेंगी। राइट। सारी लेबोरेटरी में कोई भी जाने के लिए किसी को भी अनुमति नहीं है। जी। अब आप देख सकते हो आपके सामने रनवे है, जो ये ब्लैक दिखाई दे रहा है। ये दिखता है कितना, मतलब कितना 10-15 किलोमीटर पहले दिखने लग जाता है आपको? हाँ जी, लगभग 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर पहले। डिपेंड करता है उस दिन विजिबिलिटी कैसी है, राइट, कैसे है, क्लाउड कैसा है। अदरवाइज 10-15 किलोमीटर पहले देखने लग जाता है अपने को रनवे। तो जो ब्लैक दिखाई दे रहा है ये आपको रनवे है। हम अपने एयरक्राफ्ट को आगे बढ़ाते हैं और लैंडिंग के लिए लेके जाते हैं। यस। तो मैं आपको अनाउंसमेंट दूंगा, कॉल दूंगा, तो आप लैंडिंग गियर्स को डाउन करेंगे, अपनी फ्लैग पोजीशन को, और हम 3 पे लेके आएंगे। अभी फ्लैग पोजीशन अपनी 2 है। तो लेट्स कंटिन्यू आवर लैंडिंग। Alright, so now we are at 3 miles. आपको लाइट्स दिख रही होंगी। Yes. 1 रेड एंड 1 ग्रीन। इसका मतलब होता है हम बिल्कुल सही ग्लाइड स्लोप पे जा रहे हैं। अब आप लैंडिंग गियर्स डाउन करो। लैंडिंग गियर्स डाउन। Yeah. Yes. Now put the flaps full. 1000. Alright, तो हम लैंडिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। अब हम लैंड करने वाले हैं अपने जहाज को। जब तक हमें 1 रेड 1 ग्रीन आता है तब तक हम सेफ हैं। सामने जो ब्लिंक कर रहा है ये, और अब हम लैंड करने वाले हैं। सो अब हम लैंड कर चुके हैं। धीरे धीरे हम एयरक्राफ्ट को अपने को रोकेंगे और यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। सो रुकने के बाद हम अपने पार्किंग ब्रेक्स ऑन करेंगे जैसे एयरक्राफ्ट स्लो होता है, और ये हमने पार्किंग ब्रेक्स ऑन किए नाउ, एंड वी हैव
happily landed. वाह, Very good that's great. landing. सुपर। सो लैंडिंग करने के बाद में, अब जैसे दिल्ली जैसा एयरपोर्ट है तो उसमें तो बहुत सारे रास्ते जाते हैं, जी तो वो पायलट के पास में उसका मैप रहता है, कहाँ जाना है, कैसे जाना है? सो बेसिकली अभी अब जैसे ही हमने लैंड कर दिया, आपको ये येलो कलर का जो इंडिकेशन दिखाई दे रहा यस है, यस। इस येलो कलर के इंडिकेशन को हम फॉलो करेंगे और हम रनवे को एग्जिट करेंगे। राइट जैसे रनवे को एग्जिट करेंगे, आगे हमारे टैक्सी वेज स्टार्ट हो जाते हैं। राइट। ये टैक्सी वेज अपने को टर्मिनल बिल्डिंग तक लेके जाएंगे। वहां पे अपने लिए एक स्टैंड बना रहेगा, स्टैंड से एक एरोब्रिज एयरक्राफ्ट को कनेक्ट करेगा और वहां से हम अपने एयरक्राफ्ट अपने पैसेंजर्स को डीबोर्ड करना शुरू कर देंगे। तो टैक्सी वे पे जाने के बाद एटीसी को ही फॉलो करना है या अपने हाँ जी। दिमाग से भी जा सकते हैं? नहीं, अब इसमें क्या है, दो अलग अलग तरीके हैं। अपनी इंडिया में मोस्टली एटीसी हमें गाइड करता है कि आपको कहाँ से एग्जिट करना है। इन टैक्सीवेज के अल्फाबेटिक नाम रखे हुए हैं, Right. अल्फा, ब्रावो, ए Yeah. बी सी डी ऐसे यस करके। यस, आपने कई बार देखा है। प्लेन बोर्ड करते जी। टाइम देखा होगा। तो एटीसी बताता है आपको कौन से लिंक पे जाना है, कौन से टैक्सीवे पे जाना है, अल्फा पे जाना है, ब्रावो पे जाना है, सी पे जाना है या डी पे जाना है। दुबई जैसी कंट्रीज में जहाँ पे एयर ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, वहां पे अपनी जो सेंटर लाइन होती है, जैसे अभी हम सेंटर लाइन पे हैं, इन सेंटर लाइन से ही अपने पास एक लाइट्स बनी होती हैं। अच्छा, वो प्रोग्रेसिव लाइट्स होती हैं, वो आपको इंडिकेशन देती रहती है कि अब आपको इस डायरेक्शन में जाना है, आपको इस डायरेक्शन में जाना अच्छा, वो हर फ्लाइट का अलग है। ऑटोमेटिक ऑटो सिस्टम है? वो सॉफ्टवेयर बेस्ड प्रोग्रामिंग है। राइट। जैसे अपना एयरक्राफ्ट आगे बढ़ता रहेगा, ऐसे जैसे आपको एरो दिखाई दे रहे हैं, ऐसे लाइटेड एरो आपको दिखाई देंगे। ओके। तो वो बताते रहेंगे अब आपको सीधा जाना है, अब आपको राइट जाना है, आपको लेफ्ट जाना है। उसको हम प्रोग्रेसिव टैक्सी बोलते हैं। तो उस केस में क्या है कि हमें ज्यादा एटीसी से कन्वर्सेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। राइट। तो इसमें ये नहीं रहता कि यार मेरे को जल्दी है, थोड़ा साइड दे दे निकल जाए, ऐसा कुछ नहीं है? वो जो प्रोग्राम है बहुत ही ब्यूटीफुली डिजाइन प्रोग्राम है, उसमें हमें ज्यादा डिले भी नहीं होता है। अब जैसे हम एग्जिट करेंगे, हमारे सामने जैसे रेड लाइट आ जाएंगी तो हम अपने एयरक्राफ्ट को रोक देंगे। वो इंडिकेशन है नाउ वी नीड टू स्टॉप। और जब कोई वीआईपी मूवमेंट होता है, जी सपोज प्रधानमंत्री मोदी ने जाना है, जी, तो उस समय फ्लाइटें कितनी देर पहले रुक जाती हैं? कोई भी टेक ऑफ नहीं करेगी, लैंड नहीं करेगी, कुछ प्रोटोकॉल रहता होगा? यस, जो वीवीआईपी फ्लाइट्स होती हैं, वीवीआईपी फ्लाइट्स के लिए बाकी के ऑपरेशंस को क्लोज करते हैं और दे आर ऑन द टॉप प्रायोरिटी। तो लगभग हमारे फ्लाइट ऑपरेशन 30 मिनट्स के लिए अफेक्ट हो जाते हैं। जब तक वो टेक ऑफ नहीं कर जाते हैं, देन टिल दैट टाइम वी नीड टू बी ऑन ग्राउंड। हम ग्राउंड पे रहेंगे, उसका वेट करेंगे, वो टेक ऑफ करेगी फ्लाइट, फिर हमारा टर्न आएगा। जैसे आपने देखा होगा, जैसे हम गाड़ी चलाते हैं, जैसे ही प्रधानमंत्री का काफिला आता है, बाकियों को रोक देते हैं, उनको जाने देते हैं, ऐसा ही कुछ एयरपोर्ट पे भी होता है। दैट्स ग्रेट। बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंफॉर्मेटिव इंटरव्यू रहा रविंद्र जी। लंबा हो गया, क्वेश्चन बहुत सारे हैं मेरे पास में अभी। जी। और अगर व्यूअर कहेंगे कि एक और शूट करना है, तो फिर रविंद्र जी से हम दोबारा रिक्वेस्ट करेंगे, सिमुलेटर में फिर आएंगे, फिर बहुत सारी बातें करेंगे। जी जी बिल्कुल। मैं तो चाहूंगा, मेरे को आपका कैप्टन और आपको पायलट बन के बहुत खुशी हुई। मैं चाहूंगा बार बार आप सिमुलेटर में आओ और हम बहुत एंजॉय करें अपनी फ्लाइट को बार बार। थैंक यू सो मच रविंद्र जी। और चूंकि हमारा जो चैट विद सुरेंद्र वत्स है, ये डायरेक्ट सेलिंग को डेडिकेटेड है, जी, तो डायरेक्ट सेलिंग को लेके आपका क्या व्यू है? मतलब क्या जानते हैं आप, डायरेक्ट सेलिंग मीन्स क्या? डायरेक्ट सेलिंग मैंने आपको बहुत सुना है, आपकी वीडियोस को भी, मैं आपके चैनल को भी फॉलो करता हूँ। और आप जानते होंगे मेरे जो कजिन ब्रदर हैं अजीत, हाँ, वो हाँ। भी इसमें काफी सालों से लगे हुए जी हैं। जी जी, अजीत जी। जी जी, तो मैं भी कुछ टाइम जुड़ा था, फिर अच्छा। थोड़ा टाइम कंस्ट्रेंट होने की वजह से मैं मतलब उसमें पायलट एविएशन कंपनी का मालिक भी डायरेक्ट सेलिंग में जुड़ा है? जी जी जी, चलिए, मैंने कुछ सेमिनार भी अटेंड किए। मैं वाह। मतलब एक्टिवली पार्टिसिपेट वाह। किया मैंने उससे, So, बिकॉज आपने हमारी इज्जत बढ़ा रहे हो आप। नहीं, दिस इज रियली वेरी मच प्रोमिसिंग। बिकॉज अगर मैं देखूं, जितने भी हमारे युवा आजकल भटक रहे हैं, उनके पास डायरेक्शन नहीं है। ये एक ऐसा काम है जिसमें आप विदाउट इन्वेस्टमेंट के, आप जैसे लीडर्स के गाइडेंस में, कोई आदमी विद मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितनी ऊंचाइयों को छू सकता है। बाकी जैसे पायलट ट्रेनिंग है, इसमें आपको बहुत सारी फंडिंग की जरूरत है, लेकिन मेरे हिसाब से डायरेक्ट फंडिंग, एक जो डायरेक्ट सेलिंग का काम है आपका, वो ऐसा काम है जिसमें कोई भी आदमी मिनिमम 0 लागत से सिर्फ अपने मोटिवेशन से अपने ड्रीम्स को सक्सेसफुल बना सकता है।
बस मैंने ये महसूस किया है रविंदर जी कि यहाँ पे लोग आ तो जाते हैं, जी मोटिवेट भी बहुत रहते हैं, लेकिन थोड़ा सा स्किल्स के ऊपर उतना काम नहीं करते हैं, जी जी सीखते नहीं हैं सीरियसली। जी जैसे कोई 1 करोड़ रुपया देगा तो फिर वो सीखेगा सारी चीज़ें। तो हमारे यहाँ ज्वाइनिंग फ्री है, तो हम उनको कितना भी सिखाएं कि यार लिस्ट बना लो, ऐसे कॉन्टेक्ट करना है, ऐसे बोलना है, ऐसे नहीं बोलना है, तो जो स्किल सीख लेते हैं, डेवलप कर लेते हैं, वो जल्दी कामयाब हो जाते हैं। जो नहीं कर पाते हैं जी तो फिर वो वापस लौट जाते हैं, और फिर हमें उतना अच्छा नहीं लगता कि यार हमारी इंडस्ट्री का पार्ट भी बना और कामयाब नहीं हो पाया। सो दैट्स ग्रेट सर। आई थिंक उन सबको आपसे मोटिवेशन लेना चाहिए। मींस आई हैव सीन योर जर्नी, आपने कहाँ से शुरू किया, कितने स्ट्रगल्स आपने देखे। दूसरा मेन प्रॉब्लम मैं ये भी देखता हूँ, अगर कहीं पे आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं जी तो बहुत जल्दी डीमोटिवेट हो जाते हैं। आजकल के जो युवा हैं वो इंस्टेंट रिजल्ट पे ज्यादा बिलीव करते हैं, और ये जो आपकी फील्ड है इसमें इंस्टेंट रिजल्ट नहीं है। यहाँ पे आदमी को कंसिस्टेंटली 2-3 साल 4-5 साल काम करना पड़ेगा, तभी रिजल्ट आएंगे मेरे हिसाब से, जितना मैं इसको समझ पाया। दैट्स ग्रेट। और जो पायलट बनना चाहते हैं और IFA ज्वाइन करना चाहते हैं तो सर का हम लिंक भी नीचे डालेंगे, और जी। किसी को जहाज वाज किराए पे चाहिए तो कंपनी का लिंक भी डाल देंगे। तो जहाज वाज लेना है किराए पे, नया भी दिलवा दोगे ना, कुछ जानकारी है आपकी तो नया भी दिलवा सकते हैं भाई। अगर बड़े बड़े आपके सपने हैं जहाज खरीदने के तो रविंदर जी से आप संपर्क कर सकते हैं। जी बिल्कुल। और रविंदर जी और हम पड़ोसी हैं तो मेरे से भी संपर्क कर सकते हैं। जी। थैंक यू सो मच। नाइस हैविंग यू, इट वाज एन ऑनर टू हैव यू ऑन बोर्ड। या थैंक यू सो मच। सो ये सिमुलेटर से हमने पहला इंटरव्यू किया, अदरवाइज हम स्टूडियो में रहते हैं। मुझे लगता है आपको भी मज़ा आया होगा, और अगर आपको मज़ा आया तो कुछ कमेंट्स ज़रूर डालिएगा इस प्रकार के। अगर और आप एपिसोड्स पॉडकास्ट अगर आप चाहते हैं तो वो भी बताइएगा। अगले मंगलवार को रात्रि 8 बजे फिर एक बड़ी शख्सियत से मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।